धरती पर कहीं एक बड़े से कमरे के अंदर, जो एकदम हाईटेक मेडिकल उपकरणों से भरा हुआ था। इस कमरे के ठीक बीचों बीच एक अत्याधुनिक अस्पताल का बिस्तर पड़ा था, जिससे हर तरह की दवाइयों की मशीनें जुड़ी थीं। इस आरामदायक बिस्तर पर एक दुबला पतला, झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी लेटा था, जो वेंटिलेटर की मदद से बस हल्की हल्की सांसें ले रहा था। बेहद मुश्किल से उस बूढ़े ने अपनी कांपती पलकें खोलीं और उनमें से उसकी धुंधली आंखें दिखाई दीं। बूढ़ा आदमी बस आसमान की सफ़ेद छत को घूर रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो या फिर बस पूरी तरह से थक चुका हो। आह, मुझे याद भी नहीं कि मैं इस सफ़ेद कमरे में कितने समय से हूँ। एक दिन, एक साल, एक दशक। मुझे बस मौत का डर याद है। और फिर बस इतना याद है कि मैंने अपनी अथाह दौलत और रसूख का इस्तेमाल करके ये कमरा बनवाया था, ताकि मैं जितना हो सके उतना जी सकूं। लेकिन ऐसे जीना थोड़े ही है। मैं बस सांस ले सकता हूँ और सो सकता हूँ। अब तो मैं खाने पीने का मज़ा भी नहीं ले सकता। ना कोई औरत, ना शराब, ना घूमना, ना बात करना, कुछ भी नहीं। दोस्त, हाँ मेरे दोस्त, क्या वे अभी भी जिंदा हैं? मुझे उनके चेहरे या नाम भी याद नहीं है। बस लियाम नाम थोड़ा सा याद आ रहा है, पर और कुछ याद नहीं। परिवार, हाँ मुझे याद है मेरी पत्नी इस कमरे को बनवाने से 1 साल पहले गुजर गई थी। उसके बाद सब कुछ धुंधला हो गया। मुझे याद है मेरे बेटे थे, पर वे अब मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? खैर, मुझे उम्मीद है वे खुश होंगे। मैंने उनके लिए इतना कुछ छोड़ा है कि वे राजाओं की तरह जी सकें। काश मैं अपनी मौत से पहले बस एक बार उनका चेहरा देख पाता। आखिर हमें मरना ही क्यों पड़ता है? क्या हम अपने प्यारों के साथ हमेशा नहीं जी सकते? हमारी जिंदगियां इतनी कमज़ोर और सस्ती क्यों हैं? जब हमें मरना ही था तो हमें पैदा ही क्यों किया गया था? कोई कितना भी कुछ हासिल कर ले, कितनी भी दौलत कमा ले, ताकत, ओहदा, प्यार, धोखा, दुनियावी मज़े, सब कुछ आखिर में बुढ़ापे के साथ ख़त्म हो जाएगा और आखिरकार हम मौत की गोद में चले जाएंगे। अंत में कुछ मायने नहीं रखता। जीवन नाम की हमारी ये छोटी सी यात्रा कहीं पहुँचे बिना ही ख़त्म हो जाएगी। हम या तो अपने बाद आने वालों के लिए रास्ता बना सकते हैं, या फिर इसके ठीक उलट कुछ ना करके लोग एक दूसरे की जगह लेंगे, नई यादें बनेंगी, जबकि पुरानी इतिहास बन जाएंगी। कुछ भी हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए जब तक है तब तक जी भर के जी लो। लेकिन अगर आप किसी मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूछें, तो मुझे दूसरों का पता नहीं, पर मैं एक और दिन जीना चाहता हूँ और मरना नहीं चाहता। बस बिल्कुल उन फैंटेसीज़ की तरह मैं अमर बनना चाहता हूँ, और उस बुढ़ापे की कड़वी हकीकत को सहने के बाद और इस कमरे में अकेले पढ़े पढ़े हर पल अगले ही सेकंड मर जाने के डर में जीने के बाद मैं इसके लिए कुछ भी छोड़ दूंगा, कुछ भी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, और तभी अचानक उस बूढ़े को कुछ अजीब लगा। रुको, 1 मिनट, मेरा सिर दर्द क्यों नहीं कर रहा? उन सारी दवाइयों की वजह से मुझे अब नींद क्यों नहीं आ रही? पहले तो मैं 5 मिनट भी ठीक से जाग नहीं पाता था, और जब भी सोचने की कोशिश करता मेरा सिर दर्द होने लगता। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। और अरे, मेरी यादें अचानक ज़्यादा साफ क्यों हो रही हैं? मेरा मेरा नाम जैकब स्टीव है। पर यह कैसे मुमकिन है? क्या उन वैज्ञानिकों ने कोई चमत्कारी दवा खोज ली और मेरे बेटे ने उसे मेरे लिए ख़रीद लिया? तो इन कमबख्तों ने अपने बूढ़े बाप को भूला नहीं। खून का रिश्ता आखिर खून का ही होता है। पर सब कुछ इतना अंधेरा क्यों है? क्या इस दवा ने सिर्फ मेरे दिमाग पर काम किया, मेरी आंखों पर नहीं? फिर भी ये मेरी पिछली हालत से तो बहुत बेहतर है। हालांकि मुझे अंत में मरना ही है, अगर आज नहीं तो कल। ठीक इसी वक्त जैकब ने काफ़ी समय बाद पहली बार एक अनजानी कर्कश आवाज़ सुनी। काफ़ी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब हैरान रह गया जब उसने ये कर्कश बड़बड़ाहट सुनी, क्योंकि ये भाषा पूरी तरह से नई और विदेशी थी। पर वो इसे ऐसे समझ रहा था जैसे ये उसकी मातृभाषा हो। जहाँ तक उसे याद था, उसने इस तरह की भाषा पहले कभी नहीं सीखी थी। हालांकि उसने जो सुना उससे वे और भी ज़्यादा परेशान हो गया। तो अब ये मुझ पर प्रयोग कर रहे हैं? किस कमबख्त ने उन्हें इस बूढ़े शरीर को लैब रैट की तरह इस्तेमाल करने की इजाज़त दी? क्या ये विलियम था या रियान? छोटा जहन तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। जैकब गुस्से से अपने बेटों को कोसने लगा। इन शैतानों ने मेरी मर्जी के बिना मेरा दिल बदलने की हिम्मत कैसे की? धत तेरे की, आखिर ये कौन सा झोला छाप है? अगर मुझे होश आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं झोला छाप। मगर
इसी कर्कश आवाज के अगले शब्दों ने जैकब को पूरी तरह से हक्का बक्का कर दिया। काफी दिलचस्प। प्रयोग पूरी तरह से असफल नहीं रहा। इस टेस्ट सब्जेक्ट के नए दिल ने प्रत्यारोपण के 10 सेकंड के बाद धड़कना शुरू कर दिया। जैकब को अचानक लगा, नहीं, उसे पता था कि इस झोला छाप के साथ कुछ तो भयानक गड़बड़ है। क्या ये पागल झोला छाप है? ये गुलाम लोगों और इंसानों के बारे में ऐसे बात कर रहा है जैसे वो किसी फैंटेसी में रह रहा हो। मेरे बेटों ने मुझे किस तरह के सनकी के हवाले कर दिया। जल्द ही जैकब को अपने शरीर का फिर से एहसास हुआ और उसने पूरी ताकत से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, क्योंकि वह इस सनकी को जल्द से जल्द अपने कमरे से बाहर निकालना चाहता था, इससे पहले कि वो उसे सचमुच मार डाले। हालांकि उसने सोचा था कि मरना जीने से बेहतर है और सब, लेकिन जब मौत सामने आई तो वह मरना नहीं चाहता था। वह तैयार नहीं था और शायद कभी होता भी नहीं। वह बस हर सांस लेना चाहता था, इससे पहले कि उसका शरीर अपने आप हार मान ले और उस पर कोई मशीन या दवा काम ना करे। फिर भी जब जैकब की आंखें आखिरकार खुली तो वह हैरान और अविश्वास से भर गया, क्योंकि वह साफ साफ देख सकता था। पहले की तरह धुंधला नहीं, वह उतना ही साफ देख सकता था जितना वह अपनी जवानी के दिनों में, या उससे ज़्यादा साफ देखता था। शायद ये झोला छाप नहीं। हालांकि उसकी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने देखा कि उसका पूरा धड़ दरवाज़ों की तरह खुला हुआ था और कोई भी उसके हर अंग और खून की नस को साफ साफ देख सकता था। आह आह! जैकब ने पूरी ताकत से चीख मारी, इससे पहले कि उसकी आंखें ऊपर की ओर घूमी और वह बेहोश हो गया। तो ये थे जैकब स्टीव, एक बूढ़े आदमी जो 116 साल की उम्र में मर गए। 20 साल तक मशीनों और दवाइयों पर जीने के बाद आखिरकार उनका दिल जवाब दे गया और फेल हो गया। जैकब को अपने सिस्टम में ज़बरदस्त बेहोशी की दवा यानी कि एनेस्थेटिक्स के कारण कुछ भी महसूस नहीं हुआ और अनजाने में उनका पुनर्जन्म हो गया। और इस मिस्टीरियस जगह पर उनके पहले अनुभव के लिए वो बस 5 सेकंड के लिए जागे, इससे पहले कि उन्होंने अपना खुद का पोस्टमार्टम देखा और अत्यधिक पीड़ा, सदमे और डर के कारण बेहोश हो गए। भले ही जैकब के पास 100 साल के आदमी की मानसिकता थी और उन्होंने अपने पिछले जीवन में काफ़ी कुछ देखा था, फिर भी इसे हजम करना मुश्किल था। जैकब को अभी भी नहीं पता, ये तो बस उनके दुखों की शुरुआत थी और अमरता की ओर उनकी अवांछनीय क्रूर यात्रा, जिसे वो इतनी शिद्दत से चाहते थे। न जाने कितना वक्त बीत गया। जेकब की आंखें फिर से खुलीं, लेकिन वो बहुत कंफ्यूज था। तभी पिछले कुछ पलों की यादें बाढ़ की तरह उसके दिमाग में वापस आ गईं। पहले तो उसे लगा कि ये बस कोई बेहद बुरा सपना है, लेकिन जब उसने अपने शरीर को महसूस किया और अपनी नई साफ नज़रों से देखा तो उसका दिल किसी रॉकेट की तरह धड़कने लगा। उसने अनजाने में ही फिर से अपने धड़ की तरफ देखा, लेकिन अजीब बात थी कि उसका सिर हिल ही नहीं रहा था। उसने अपनी आंखों को घुमाकर नीचे देखा और चैन की सांस ली। शुक्र है, इस बार उसका शरीर किसी किताब की तरह खुला हुआ नहीं था, लेकिन ये राहत बस पल भर की थी, क्योंकि जैसे ही उसने अपने आसपास की अजीबोगरीब चीज़ों को नोटिस किया, उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली बात, वो पूरी तरह से नंगा था और किसी वजह से बोल या हिल नहीं पा रहा था। दूसरी बात, उसे अपना शरीर काफ़ी नया लग रहा था, वो पुराना बूढ़ा शरीर अब नहीं था। तीसरी बात, वो अपने हाथ पैर तो छोड़ो, अपनी छोटी उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। और आखिरी और सबसे डरावनी बात, वो एक कांच के सेल के अंदर हवा में तैर रहा था, जो एक हल्के नीले लिक्विड से भरा हुआ था। वो बस धुंधला सा अपना अक्स देख पा रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? बेहद परेशान होकर जेकब ने उस पारदर्शी कांच के बाहर देखने की कोशिश की। बाहर हल्की हरी रोशनी जल रही थी। जेकब को कमरे के बीच में धुंधला सा एक टेबल दिखाई दिया, लेकिन जब जेकब की नज़र उसके ग्लास सेल के ठीक सामने वाली दीवार पर पड़ी तो उसे ज़बरदस्त झटका लगा। उसकी आंखें दहशत से कांप उठीं। सामने दीवार पर भी एक ग्लास सेल था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा जीव था जिसका सिर जंगली सूअर का था और धड़ एक इंसानी मर्द का। मैं ज़रूर हेलुसिनेट कर रहा हूँ, ऐसा कोई जानवर असली हो ही नहीं सकता। जेकब ने तुरंत इस बात को नकार दिया, बिना 2 बार सोचे। उसने जल्दी से अपनी नज़रें कहीं और घुमा लीं, क्योंकि वो दोबारा उधर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे डर था कि कहीं वो पागल ना हो जाए। जेकब ने देखा कि कमरे के कोने में छोटी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही थीं, जो साफ तौर पर बाहर निकलने का रास्ता थी। लेकिन वो चाहकर भी उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पा रहा था जिसने उसे जकड़ रखा था, जबकि उसे कोई जंजीर या ताला महसूस नहीं हो रहा था। आखिरकार जेकब ने यह सोचना छोड़ दिया कि वो कोई सपना देख रहा है, क्योंकि अचानक जवान हो जाना और जादू से इस खफनाक जगह पर आ जाना ये नामुमकिन था। वो कभी किसी पंथ या धर्म को नहीं मानता था। अमरता की चाहत रखते हुए भी उसे पुनर्जन्म पर भरोसा नहीं था। उसके लिए यह बस एक फैंटेसी थी, एक ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती। शायद मैं मरने वाला हूँ या मर चुका हूँ और ये मौत से पहले का कोई फ्लैशबैक है।
पर मेरा फ्लैशबैक किसी हॉरर मूवी जैसा क्यों है? जेकब बुरी तरह उलझ गया था। खैर जो भी है ये जल्दी खत्म हो जाएगा और इसके बाद मेरा वजूद ही मिट जाएगा, जेकब ने बड़ी दुखी मन और नाउमीद होकर सोचा। ठीक तभी जेकब को दरवाज़ा खुलने की सरमराहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उन धुंधली सीढ़ियों की तरफ देखा। एक छोटा धुंधला सा साया जिसने काला केप पहना हुआ था कमरे में दाखिल हुआ। जेकब बता सकता था कि इस शख्स की लंबाई बमुश्किल 4 फुट होगी। ये साफ तौर पर अजीब था जब तक कि ये कोई बच्चा ना हो। उस छोटे साए ने अपना केप उतारा और सीढ़ियों के पास एक छोटी मेज पर फेंक दिया। जेकब अभी भी उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो तो वैसे भी मरने वाला था। ये छोटा साया अचानक जेकब के ग्लास सेल की नोटिस किया और उसकी तरफ बढ़ा। जेकब बड़े आराम से उस शख्स को पास आते हुए देख रहा था। ओह, तुम जाग गए। उस शख्स ने किसी तरह जेकब की खुली आंखें देख लीं और तो और उसकी आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी जो जेकब ने पिछली बार बेहोश होने से पहले सुनी थी। उफ, ये झोला छाप मेरे फ्लैशबैक में क्या कर रहा है? मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में किसी पागल डॉक्टर का कुछ नहीं बिगाड़ा। जेकब ने कड़वाहट से आह भरी। उस छोटे इंसान ने अचानक जेकब के सेल के पास किसी चीज़ की तरफ अपनी उंगली बढ़ाई और देखते ही देखते सारा नीला लिक्विड नीचे की ओर बह गया। जेकब का ग्लास सेल धीरे धीरे खाली हो गया। जब वो चिपचिपा नीला लिक्विड हट गया तो जेकब आखिरकार थोड़ा साफ देख पा रहा था। उसे महसूस हुआ कि वो एक धातु की सतह पर खड़ा है, लेकिन वो अभी भी अपना चेहरा या कुछ भी हिला नहीं पा रहा था। अचानक वो कांच की ट्यूब भी नीचे की ओर सरकने लगी। वो खुल रही थी। अब जेकब की नज़रें आखिरकार उस नन्हे से जीव पर पड़ी और जिस पल ऐसा हुआ उसका पूरा शरीर कांप गया और उसकी आंखें दहशत से फट गईं। उस छोटे इंसान का चेहरा पूरी तरह भूरा था, जिस पर 5 सेंटीमीटर लंबी चाकू जैसी नाक, हरी रंग की आंखें और काली पुतलियां थीं। उसके कान लंबे और नुकीले थे और उसके मुंह से तेज डरावने हरे रंग के नुकीले दांत बाहर निकल रहे थे। वो पूरी तरह से गंजा था, बस उसके सिर के बिल्कुल बीच में काले बालों की एक लट थी। मैं उसे गाली देना चाहता था, पर उसका कमबख्त मुंह खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका मौत का फ्लैशबैक अब और भी ज़्यादा सटीक और डरावना होता जा रहा था। तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया गुलाम, घुटने टेको, जो उस छोटे राक्षस ने ठंडे स्वर में कहा और उसकी हरी आंखें रहस्यमय तरीके से चमकने लगीं। घुटने टेको, नील डाउन। जेकर जो अभी भी सोच रहा था कि ये उसकी मौत से पहले का कोई हॉरर शो है, उसने आखिरकार कुछ ऐसा महसूस किया जो कोई मरने वाला या सपना देखने वाला महसूस नहीं कर सकता। दर्द। जैसे ही उस छोटे राक्षस के मुंह से घुटने टेको शब्द निकला, जेकब को अपने दिमाग में बेइंतहा दर्द महसूस हुआ। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसकी मर्जी के बिना उसके घुटने मुड़ गए। धड़ाम। कठोर स्टील पर हड्डियों के टकराने की जोरदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। जेकब की हालत खराब थी। हैरानी, दहशत, अविश्वास और घुटनों में भयानक दर्द। उसके घुटने की कटोरियां लगभग चकनाचूर हो गई थीं जब उसका शरीर उसकी इजाज़त के बिना नीचे गिर गया। आप ठीक है, एक गुलाम को हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। वो छोटा राक्षस कुटिलता से हंसा जब उसने देखा कि जेकब का शरीर कांप रहा और उसका चेहरा पीला पड़ गया है। जेकब किसी तरह अपने सदमे से बाहर आया और वो सारे पल उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। वो विदेशी भाषा, उसका अचानक खून से लथपथ जागना, फिर वो नीले लिक्विड वाले ग्लास सेल में होना और अंत में इस अजीबोगरीब बात करने वाले राक्षस के द्वारा जबरदस्ती झुकाना, सब कुछ बस एक ही दिशा में इशारा कर रहा था जिस पर उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन ये सब कुछ उसे सोचने पर मजबूर कर रहा था और शायद उसके करोड़ों सवालों का यही एक जवाब था। पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन। मेरा पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन हुआ है। इस वक्त जेकब के दिमाग पर जैसे बिजली गिर गई थी और सब कुछ खिचड़ी बन गया था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और ऊपर से इस ट्रांसमिग्रेशन के बाद के अनुभवों ने हालात और बिगाड़ दिए थे। अपने पुराने दिनों में जेकब ने ऐसी नॉवेल्स पढ़ी थीं, पर वो हमेशा उनका मजाक उड़ाता था क्योंकि उसके लिए ये सब बस कोरी फैंटेसी थी। लेकिन अब यही फैंटेसी कड़वी हकीकत बन चुकी थी और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उस छोटे राक्षस के मुताबिक वो गुलाम बनाया जा चुका था और वो बदसूरत बौना उसका मालिक था। हद तो ये थी कि वो छोटा राक्षस उसके हर एक्शन को कंट्रोल कर सकता था। उसका हिल ना पाना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। लानत है, वो तो बोल भी नहीं पा रहा था। शांत हो जाओ जेकब। तुम वो इंसान हो जिसने दुनिया की पूरी हथियार इंडस्ट्री पर राज किया है, तो इस छोटे राक्षस को काबू करना तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। और अच्छी बात देखो, तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। जेकब ने किसी तरह खुद को शांत किया, पर वो सिर्फ ऊपर से शांत था, जबकि उसका दिल फटने की कगार पर था। भले ही उसे अपनी दूसरी जिंदगी के बारे में सोचकर थोड़ी खुशी हुई थी, पर उसके हालात इस नई जिंदगी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे। मुझे और जानकारी चाहिए, पर कैसे? मैं तो बोल भी नहीं सकता
और ये छोटा भूरा कमीना जरा भी दोस्ताना नहीं लग रहा। जेकब ने डरते हुए उस छोटे राक्षस की तरफ देखा जो उसे अपनी ठंडी हली आंखों से घूर रहा था। अब जब तुम काबू में हो तो चलो पहले ट्रांसप्लांट का नतीजा देखते हैं। उस छोटे राक्षस का बदसूरत चेहरा अचानक उत्साह से भर गया जब उसने पहले ट्रांसप्लांट का जिक्र किया। जाओ उस मेज पर सीधे लेट जाओ, उसने जेकब को हुक्म दिया और खुद उन अजीबोगरीब औजारों की तरफ बढ़ा जो एक जंग लगी स्टील की ट्रे पर रखे थे। वो औजार भी काफ़ी घिसे पिटे लग रहे थे। जेकब एक आज्ञाकारी कुत्ते की तरह खड़ा हुआ और वही किया जो उससे कहा गया था। वो स्टील की मेज पर लेट गया जो उसकी लंबाई से बस थोड़ी सी बड़ी थी। उसका चेहरा भावहीन था पर अंदर तूफान मचा था। धत तेरी की, कंट्रोल किए जाने का एहसास ज़रा भी अच्छा नहीं है, खासकर तब जब आपको कोई सुंदर औरत नहीं बल्कि एक बदसूरत राक्षस कंट्रोल कर रहा हो। आखिर ये मुझे कैसे नचा रहा है? जेकब ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इतना बेबस कभी महसूस नहीं किया था। उसे समझ आ गया था कि उस राक्षस का उस पर कितना ज़बरदस्त कंट्रोल है। उसे शक था कि अगर वो चीज़ उसे आत्महत्या करने को कहे तो उसका शरीर अपना ही गला काटने में एक पल भी नहीं झिझकेगा। उस छोटे राक्षस ने एक स्कैल्पल जैसा औजार उठाया जो एक पोर्टेबल चाकू ज़्यादा लग रहा था और फिर उसने जेकब की छाती के ठीक बीच में एक 2 सेंटीमीटर का गहरा कट लगा दिया। खून का फवारा फूट पड़ा पर उस राक्षस को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने एक लंबी धातु की ट्यूब ली जो दोनों तरफ से खुले पाइप जैसी थी और उसे सीधे उस कटे घाव में घोंप दिया। जेकब का शरीर दर्द से कांपने लगा। भाड़ में जो कमीने, कम से कम थोड़ा एनेस्थीसिया तो इस्तेमाल कर लेता, और ये औजार साफ भी है। जेकब दर्द और चिंता के मारे मन ही मन गालियां बक रहा था जैसे जैसे वो मेटल ट्यूब उसके घाव में और गहरी जा रही थी। जब वो छोटा राक्षस ट्यूब की जगह से संतुष्ट हो गया तो उसने अपने गले में लटके छोटे लाल बैग का ढक्कन खोला। अंदर से उसने एक छोटी हरी शीशी निकाली। जेकब दर्द में भी उस हरी शीशी को घूर रहा था और अचानक उसे बहुत बुरा एहसास हुआ और जैसा उसे शक था, राक्षस ने ढक्कन खोला और ट्रे से एक चिमटी उठाई। चिमटी धीरे धीरे शीशे के अंदर गई और ऊपर आने लगी। जेकब ये सब स्लो मोशन में देख रहा था। वो जानता था कि जो भी बाहर आएगा वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अचानक जेकब की आंखें दहशत से फैल गईं और उसका शरीर अनजाने में ही कांपने लगा। चिमटी ने एक अजीब से सलेटी कीड़े को पकड़ा हुआ था जो लगभग आधा सेंटीमीटर बड़ा था। उस छोटे राक्षस को जेकब का डरना पसंद आया क्योंकि उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने उस सलेटी कीड़े को जेकब के सामने लहराया और कहा, ये ब्लड स्टॉर्मिंग बग है, चिंता मत करो, ये तुम्हारे शरीर में कोई तूफान नहीं लाएगा। लेकिन जैसे ही ये किसी के खून में घुसता है ये सीधा दिल की तरफ जाता है और अपने होस्ट के खून को तेजी से दौड़ाने पर मजबूर कर देता है। इस कीड़े की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये खून को बिजली की रफ्तार से सर्कुलेट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है क्योंकि आज तक कोई भी इतने लंबे समय तक जिंदा नहीं बचा। और तुम्हें पता है इसका ईंधन या इसका खाना क्या है? राक्षस ने बेहद खौफनाक मुस्कान के साथ अपने सवाल का जवाब दिया, ये अपने होस्ट के दिल को खाता है। जेकब का शरीर और जोर से कांपने लगा जबकि उसकी छाती पर कट से खून बह रहा था। ये भूरा शैतान उस मनहूस कीड़े के साथ क्या करने वाला है? ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद जेकब इस कमीने से लड़कर मर जाना चाहता था। उसे कोई शक नहीं था कि ये राक्षस उसे डराने के लिए नहीं बोल रहा है। वो सडिस्टिक मुस्कान ही ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो 16 आने सच बोल रहा है। अब मैं इस कीड़े को इस ट्यूब के जरिए तुम्हारे दिल की एक मुख्य नस में भेजने वाला हूँ। अगर मेरा पिछला ट्रांसप्लांट सफल रहा तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ये कीड़ा तुरंत वापस आ जाएगा। और अगर वो सफल नहीं था तो मुझे नया टेस्ट सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, नंबर 226 या शायद 229। कितनी मुसीबत है। राक्षस ने नया गुलाम ढूंढने की परेशानी पर बेबसी से आह भरी। उसे साफ तौर पर जेकब की कोई परवाह नहीं थी। 226, इसने पहले कितने लोगों को मारा है? अब मेरा खेल खत्म है। जेकब की आंखों से आंसू बह निकले और उसकी आंखें एकदम बेजान हो गईं बस उस मौत के आंकड़े को बारे में सोचकर। उसने कभी नहीं सोचा था कि पुनर्जन्म के बाद उसकी मुलाकात इस भूरे शैतान से होगी। अब वो फिर से मरने वाला था और वो सोच रहा था कि क्या उसे फिर से ऐसी जिंदगी का मौका मिलेगा। उसी पल उस छोटे राक्षस ने आखिरकार अपनी ठंडी हरी आंखों में एक गहरी उम्मीद लिए उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग को मेटल ट्यूब के अंदर गिरा दिया। जेकब की बेजान आंखें अचानक पूरी खुल गईं। उसकी सफ़ेद पुतलियां खून से लाल हो गईं। उसे लगा जैसे कोई उसकी हड्डियों में ड्रिल कर रहा हो और वो दर्द इतना भयानक था कि वो बस मर जाना चाहता था। जैकोब का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था और उसके हाथों पैरों से खटखट जैसी हड्डियां चटकने की आवाज़ें आ रही थीं, क्योंकि कोई रहस्यमयी ताकत उन्हें ज़बरदस्ती एक ही जगह रोके हुए थी, जो इंसानी शरीर की फितरत के बिल्कुल खिलाफ था।
10 सेकंड के बाद जैकोब के छिद्रों से और खास तौर पर उसकी आंखों के घेरों से खून की धार बहने लगी। वो छोटा राक्षस डेकर बस उस मेटल ट्यूब को ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसे जैकोब की हालत की जरा भी परवाह नहीं थी। उसका पूरा ध्यान बस उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग के रिएक्शन पर था। इस छोटे राक्षस का नाम डेकर था और वो एक इम्प गॉब्लिन था। उसने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स में कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, पर उनमें से कोई भी पहले इंसान नहीं था। ज्यादातर सब्जेक्ट्स तो पहले चरण में ही मर गए थे, जिसका मकसद था एक जिंदा प्राणी का दिल बदलना। सिर्फ 12 एक्सपेरिमेंट्स ही टेस्टिंग फेज तक पहुंच पाए थे और जैकोब उनमें से एक था। बदकिस्मती से कोई भी इस फेज में जिंदा नहीं बचा, क्योंकि वो खूनी कीड़ा हमेशा उनका नया दिल खा जाता था और उन्हें एक बेहद दर्दनाक मौत देता था। सच कहूं तो डेकर ने जैकोब को बस अपने जिज्ञासा और हताशा में खरीदा था, और इसलिए भी क्योंकि वो सस्ता था। उसने कभी किसी इंसान पर प्रयोग नहीं किया था। डेकर चाहता था कि ये एक्सपेरिमेंट सफल हो जाए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ दांव पर लगा था, यहां तक कि उसकी अपनी मामूली सी जान भी। जैसे जैसे वो जैकोब को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह तड़पते और फटने की कगार पर पहुंचते देख रहा था, उसने निराशा में सिर हिलाया। उसे लगा ये भी एक हारा हुआ केस है, क्योंकि अगर पहला ट्रांसप्लांट सफल होता तो वो कीड़ा 20 सेकंड के अंदर जैकोब के शरीर से बाहर आ जाना चाहिए था, पर 15 सेकंड तो पहले ही बीत चुके थे। ब्लड स्टॉर्मिंग बग से कोई भी 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं बचा था, और अगर होस्ट ने इस दौरान कीड़े को मारने का इलाज नहीं लिया तो समझो उसका काम तमाम है। प्लीज बस मुझे मार डालो। इस वक्त जैकोब के दिमाग में बस यही एक ख्याल था। उसे महसूस हो रहा था जैसे हर सेकंड उसके दिल में हजारों छोटे चाकू घोंपे जा रहे हों। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ट्रांस माइग्रेट होकर किसी सैडिस्ट साइको का गुलाम बनेगा और ऐसी टॉर्चर भरी मौत मरेगा। गहरे पछतावे और दर्द के साथ उसे अपनी पिछली जिंदगी याद आने लगी। वो जिंदगी कितनी शानदार थी। भले ही वो सिर्फ 100 साल जिया, पर बिजनेस की दुनिया में सफलता पाने के बाद वो एक बादशाह की तरह जिया था। कम से कम उस दुनिया में नियम और कानून तो थे, और सबसे बड़ी बात, वहां इंसान ही राज करते थे और सब कुछ कंट्रोल करते थे। लेकिन यहां सब कुछ बेहद अजीब है। ये राक्षस उसे अपने विचारों से कंट्रोल कर सकता है, और ये अजीबोगरीब कीड़े यहां आम बात है। धीरे धीरे जैकोब को अपना होश धुंधला होता महसूस हुआ, जैसे दर्द थोड़ा थोड़ा कम हो रहा हो। उसे एक गहरी राहत मिली कि आखिरकार वो इस दर्द और इस अजीब दुनिया से आज़ाद हो रहा है, जिसे देखने का उसे मौका भी नहीं मिला। अब और नहीं। जैकोब की चेतना गहरे अंधेरे में डूब गई। डेकर ने देखा कि जैकोब का शरीर हिलना बंद हो गया है। उसकी सांसें लगभग गायब हो चुकी थी। उसकी नाराजगी और बढ़ गई। क्या मैंने ये सब बेकार में किया? क्या वो जर्नल असली भी है? डेकर डिप्रेशन में बड़बड़ाया। उफ, मुझे लगता है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वे सारे टेस्ट सब्जेक्ट्स नीची नस्लों से थे। मुझे पूरी तरह सफल होने के लिए किसी सुपीरियर रेस का एक ताकतवर गुलाम चाहिए, लेकिन वे अपनी नस्ल को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है और गुलाम बेचने वाले उन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते। डेकर सोच में डूबा हुआ था। उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वो जर्नल बस एक धोखा था। थोड़ी देर बाद डेकर अपने ख्यालों से बाहर आया और जैकोब की ओर देखा। अचानक उसका उदास चेहरा सदमे में बदल गया। अपने बदसूरत चेहरे पर अविश्वास लिए उसने अपनी छोटी भूरी उंगली जैकोब के खून से सनी नाक के नीचे रखी। क्या? डेकर जोर से चिल्लाया जब उसने जैकोब की हल्की गर्म सांस महसूस की। ये जिंदा है? पर फिर वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग कहाँ गया? हाँ, मेरा कनेक्शन भी उसे टूट गया और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये हो क्या रहा है? डेकर की आंखें उन्माद से चमक उठी। उसने जल्दी से उस मेटल ट्यूब को जैकोब के शरीर से बाहर खींचा और पानी की ट्रे में फेंक दिया। उसने फुर्ती से अपने गले में लटके बैग की एक छोटी जेब खोली, एक गहरी पीली गोली निकाली और जैकोब का मुंह खोलकर उसे अंदर डाल दिया। वो नन्ही गोली तुरंत उसके गले में घुल गई। डेकर यही नहीं रुका। उसने जल्दी से एक चाकू जैसा स्कैल्पेल उठाया और जैकोब की बाईं छाती को काटना शुरू कर दिया। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि जैकोब खून बहने से मर सकता है। लानत है, उसका भी सांस देना ही एक चमत्कार था। हालांकि वो रहस्यमय गोली खिलाने के बाद जैकोब की सांसें स्थिर हो गई थीं। डेकर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जैसे उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। उसने जैकोब की छाती को तब तक खोला जब तक वो स्टर्नम तक नहीं पहुंच गया, जहां उसे जैकोब का धीरे धीरे धड़कता हुआ दिल दिखाई दिया। अगर जैकोब अपना दिल देख पाता तो वो शौक से पागल हो जाता, क्योंकि वो लाल नहीं बल्कि पूरी तरह से नीला था।
एक परफेक्ट धड़कते दिल को देख डेकर सन रह गया, पर फिर उसके चेहरे पर उत्साह छा गया। ऐसा लगता है कि वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग मर गया और जिंदा नहीं बचा जैसा उसे बचना चाहिए था। वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा था। ये उसकी उम्मीद से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि ब्लड स्टॉर्मिंग बग को किसी खास जहर के बिना मारा नहीं जा सकता था, और यह पहली बार था जब उसने ऐसा होते हुए देखा था। डेकर ने गहरी सांस ली और खुशी से बड़बड़ाया, तो वो जर्नल मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ हाँ, सचमुच रिस्क लेने लायक था। लेकिन खुद पर आजमाने से पहले मुझे दूसरे अंगों के साथ 2 और बड़े ट्रांसप्लांट करने होंगे। हालांकि जर्नल में बताए गए अंगों को ढूंढना लगभग नामुमकिन है, पर मैं अपने लिए दूसरा या तीसरा सबसे अच्छा विकल्प ढूंढ सकता हूं। मैं इस इंसान की तरह हाउंड रैट का दिल इस्तेमाल नहीं करूंगा। डेकर ने बेहोश पड़े जैकूब की तरफ देखा, जो अपने ही खून में लथपथ था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे वो किसी अनमोल खजाने को घूर रहा हो। चूंकि तू अभी भी मेरे लिए कीमती है, मैं तुझे इस बार हरे हीलिंग लिक्विड में ठीक होने की इजाजत दूंगा। उसने चिल्लाया, ओए सुअर के सिर वाले, इधर आ और इस इंसान को फिर से हीलिंग सेल में डाल, और इस बार हरा लिक्विड इस्तेमाल करना। जैकोब के पास ही एक और बड़े ग्लास सेल के अंदर वो राक्षस, जिसका जंगली सुअर का सिर और इंसान का धड़ था, अचानक कांप उठा। उसकी आंखें झटके से खुली और उसकी जानवरों जैसी पुतलियां दिखाई दी। दर्द से कराहते हुए जैकब के कसकर बंद पपोटे यानी आईलिड्स थोड़े कांपे और फिर धीरे धीरे खोले। मैं जिंदा हूं। जैसे ही उसने अपनी पुतलियां घुमाई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अभी भी उसी मनहूस कमरे में था, लेकिन एक फर्क था। इस बार वो नीले नहीं बल्कि एक पीले चिपचिपे लिक्विड में तैर रहा था। सबसे बड़ी राहत ये थी कि वो नर्क जैसा दर्द अब गायब था, जिसने उसे बेहोश कर दिया था। मैं इस लिक्विड में सांस कैसे ले रहा हूं? नहीं रुको, मैं तो सांस ही नहीं ले रहा, फिर भी जिंदा हूं। जैकब ने आखिरकार इस अजीब बात पर गौर किया। उसके मुंह पर कोई ऑक्सीजन मास्क नहीं था, फिर भी उसका दिल मजबूती से धड़क रहा था। कितनी अजीब और क्रूर जगह है ये, जैकब ने कड़वाहट से सोचा, जबकि पिछला खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। वो भूरा शैतान डेकर कमरे में नहीं था। ये थोड़ी राहत की बात थी, लेकिन जैकब जानता था कि ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। जैसे ही वो वापस आएगा और उसे जागा हुआ दिखेगा, वो पक्का कोई और नर्क जैसा एक्सपेरिमेंट शुरू कर देगा। बस उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग के दर्द को याद करके ही जैकब की रूह कांप गई। मुझे यहाँ से भागने का कोई रास्ता सोचना होगा, लेकिन जब तक मैं हिल नहीं सकता, ये नामुमकिन है, जैकब ने गंभीरता से सोचा। उसे डर था कि अगर उसे दोबारा वैसा दर्द सहना पड़ा तो वो अपना मानसिक संतुलन यानी सैनिटी खो बैठेगा। वो कमीना किसी ट्रांसप्लांट की बात कर रहा था और उसने मेरा दिल बदल दिया। और तो और मैं उस कीड़े वाले टेस्ट में बच गया और उस कमीने के मुताबिक ट्रांसप्लांट सफल रहा। उसने 200 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को मारने की बात भी कही थी, जिसका मतलब है कि शायद मैं अकेला हूँ जो अब तक जिंदा बचा हूँ, यानी मैं उसके लिए बेहद कीमती यानी प्रेशियस हूँ। अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट के पीछे इतना पागल है कि 200 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानता, तो या तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा है, या फिर वो शख्स एक बीमार मानसिकता वाला कमीना है जिसे दूसरों के दुख में मज़ा आता है। वो तो पक्का दूसरी किस्म का ही है, लेकिन मुझे अब मौके की तलाश करनी होगी। क्योंकि उसे आज्ञा पालन पसंद है और वो एक कंट्रोल फ्रीक है, तो मैं वैसा ही बर्ताव करूंगा जैसा वो चाहता है। दुर्भाग्य से वो मेरी हिम्मत तोड़ना चाहता था, तो अब से मैं एक टूटे हुए गुलाम की तरह नाटक करूंगा जिसने अपनी बुरी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। जैकब की धुंधली आंखों में अचानक एक ठंडी चमक आ गई। वो कोई ऐसा वैसा नौजवान नहीं था जिसे जिंदगी का तजुर्बा ना हो। उसने पूरी एक जिंदगी जी थी और हथियारों का साम्राज्य चलाया था। भले ही उसने कभी खुद किसी को नहीं मारा, पर उसके हथियारों ने अनगिनत जाने ली थीं। क्या ये उसके पापों का फल था? जो भी हो, मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा। जैकब ने यहाँ से जिंदा निकलने का पक्का इरादा करके अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं। न जाने कितना वक्त गुजर गया, सन्नाटे भरे कमरे में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ गूंजी। जैकब की बंद पलकें हल्की सी कांपी, पर उसने आंखें नहीं खोली और पत्थर की तरह पड़ा रहा। डेकर वापस आ गया था, हाथ में एक बड़ा मेटल कंटेनर लिए, और उसके बदसूरत चेहरे पर एक एक्साइटेड मुस्कान थी। 5 दिन हो गए और अभी तक नहीं जागा। डेकर की नाराज़गी भरी आवाज़ जैकब के कानों में पड़ी। जैकब हिला तक नहीं, लेकिन उसका दिल उसके शरीर जितना शांत नहीं था। तुम्हारी धड़कनें तुम्हारी एक्टिंग का साथ नहीं दे रही हैं, डेकर ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अगर तुमने नाटक करना बंद नहीं किया तो इस बार मैं 2 ब्लड स्टॉर्मिंग बग्स इस्तेमाल करूंगा। क्या इस कमीने के कान इतने तेज हैं? जैकब का दिल बैठ गया। उसे अपनी प्लानिंग की सबसे बड़ी खामी का एहसास हुआ। वो इंसानों से डील नहीं कर रहा था। जैकब ने उस छोटे शैतान को और गुस्सा दिलाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से अपनी आंखें खोल दी।
लेकिन उसने अभी भी खुद को निराश और डरा हुआ दिखाया, जो कि वो असल में भी था। बढ़िया, अब और नाटक नहीं। तुम हारने के लिए ही बने हो, लेकिन अगर तुम आज्ञाकारी बने रहे तो मैं तुम्हें अब से तुम्हारी दर्द के लिए कुछ दूंगा। डेकर की आवाज़ में थोड़ी सच्चाई लग रही थी, लेकिन जैकब उस पर भरोसा करने वाला नहीं था। उसे सचमुच मेरी ज़रूरत है। उसने अपनी खुशी छिपाई और बस चुपचाप लेटा रहा। ओह, डेकर थोड़ा हैरान हुआ जब उसने देखा कि उसके दरिया दिल ऑफर के बाद भी जैकब की आंखें बेजान हैं। क्या ये पहले ही टूट गया है? खैर, एक इंसान से और उम्मीद भी की जा सकती है। बस थोड़ा दर्द दो और वो अपनी पूरी ज़िंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं। लेकिन ब्लड स्टॉर्मिंग बग का दर्द, जो 10 मौतों से भी बदतर माना जाता है, उसे सहने के बाद भी जिंदा रहना अपने आप में एक चमत्कार था। तो उसने बेहोश होने का नाटक क्यों किया? शायद डर की वजह से। जो भी हो, जब तक वो तीसरे इम्प्लांटेशन तक जिंदा रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेकर ने फट से एक बटन दबाया और वो पीला लिक्विड नीचे चला गया। पुराना ग्लास सेल खुला और नंगा जेकब सबके सामने था। जब जैकब ने कांच में अपना धुंधला अग्स यानी रिफ्लेक्शन देखा तो वो सन्न रह गया। उसका शरीर, वो तो बस हड्डियों का ढांचा था, सिर्फ खाल और हड्डियां। उसकी पीली पड़ी त्वचा को देखकर लग रहा था जैसे उसने महीनों से खाना नहीं खाया हो। उसका सिर मुंडा हुआ था और उसकी एम्बर यानी अंबर रंग की आंखें एकदम बेजान थीं। उसकी उम्र शायद 21 से 24 साल के बीच होगी और कद लगभग 1.6 मीटर। जैकब अपनी हालत देखकर दहशत में आ गया। मैं जब 96 साल का था तब भी मैं इससे ज़्यादा सेहतमंद दिखता था। जेकोब ने अपनी पूरी जान लगा दी कि उसकी पुतलियां जरा भी ना हिले और वो एक बेवकूफ की तरह बस शून्य में घूरता रहे। डेकर ने चेक करने की भी जहमत नहीं उठाई कि जेकोब सच में वेजिटेबल बन गया है या नाटक कर रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नज़र में जेकोब बस एक गुलाम और टेस्ट सब्जेक्ट था, जिसे वो जब चाहे बस एक विचार से मार सकता था। हालांकि वो अभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अपने सुनहरे भविष्य और आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे इस शरीर की ज़रूरत थी। जाओ, अपनी हमेशा वाली जगह पर लेट जाओ। डेकर ने बड़े ठंडेपन से हुक्म दिया और मेज़ पर अजीबोगरीब औजार सजाने लगा। उसने एक बड़ा सा मेटल कंटेनर मेज़ के बीचों बीच रख दिया। जैकोब की आंखें फड़क उठी जब उसने उस कंटेनर के पास सजी हुई ढेर सारी छोटी नली और लंबी सुइयां देखीं। वो वहां से भाग जाना चाहता था, पर वो जानता था कि ये छोटा शैतान उसे जाने नहीं देगा, और वैसे भी उस रहस्यमय ताकत की वजह से वो अपनी मर्जी से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था। वो बस शांत रहकर अपनी बदकिस्मती का इंतजार कर सकता था। चूंकि पहला ट्रांसप्लांट पूरी तरह कामयाब रहा, तो अब दूसरे की बारी है। हालांकि उस जर्नल में लिखा था कि दूसरे ट्रांसप्लांट से पहले 3 महीने रुकना चाहिए, पर मुझे लगता है तुम बिल्कुल तैयार हो, है ना? डेकर ने अपने नुकीले पीले दांत दिखाते हुए एक खौफनाक और सर्द मुस्कान दी। जेकोब थोड़ा सिहर गया, पर उसने नाटक जारी रखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर डेकर की बात सुनकर उसका दिल फटने को था। तुम अपनी आंखें तो काफी अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, पर अपनी नसों को कंट्रोल करने में अभी तुम्हें बहुत वक्त लगेगा। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरा कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं। डेकर ने नफरत से हंसते हुए ताना मारा। जेकोब बस मन ही मन आह भर के रह गया। वो जानता था कि ये चीज़ इंसान नहीं है और इसकी इंद्रियां इंसानों से कहीं ज़्यादा तेज हैं। इसलिए अपनी धड़कनों और डर को छिपाकर इसे बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। फिर भी वो पत्थर बना लेटा रहा और दर्द का इंतज़ार करने लगा। जब तक तुम्हें समझ आ रहा है, ठीक है। डेकर ने जेकोब की प्रतिक्रिया न देने पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक 8 इंच लंबी सुई उठाई जो अंदर से खोखली थी, और बिना किसी चेतावनी के उसने वो लंबी सुई जेकोब के बाएं हाथ में घोंप दी। सुई एक छोटी कांच की ट्यूब से जुड़ी थी और देखते ही देखते ट्यूब के दूसरी तरफ से लाल खून बहकर नीचे रखी बाल्टी में गिरने लगा। जेकोब का शरीर पहले से ही हड्डियों का ढांचा था, और जैसे ही खून बाहर निकलने लगा उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। डेकर ने फुर्ती से मेज पर रखी एक छोटी नीली गोली उठाई और बिना किसी परवाह के जेकोब के मुंह में ठूस दी। जेकोब को अचानक लगा कि उसका सिर चकराना थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अंदर से खोखलापन अभी भी था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा ताकि खोए हुए खून की भरपाई कर सके, पर यह बेकार था क्योंकि खून का बहाव शरीर की रिकवरी से कहीं ज्यादा तेज था। डेकर ने जेकोब की हालत को गौर से देखा। जब उसने देखा कि जेकोब का चेहरा पीला पड़ रहा है और सुई से खून का बहाव भी धीमा हो गया है, तो उसकी आंखों में एक अजीब सी एक्साइटमेंट चमक उठी। चलो अब उस जर्नल में लिखा दूसरा ट्रांसप्लांट शुरू करते हैं, ब्लड चेंज। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये किस जानवर का खून है, क्योंकि मैंने इसे एक ताज़े बने गड्ढे से इकट्ठा किया है, पर यह काफ़ी ज़ोरदार है और इंसानी खून से कहीं ज़्यादा ताकतवर है।
शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे खून खरीदने के लिए पैसे नहीं खर्चने पड़े। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है, बस इसके सहायक पदार्थ यानी ऑक्सिलरी मटेरियल्स को ढूंढने में मेरी दौलत का 10वां हिस्सा खर्च हो गया। अगर तुम अभी मर गए तो मुझे बहुत निराशा होगी। डेकर अपनी दौलत का रोना रो रहा था। जैकोब को तो जैसे दौरा ही पड़ गया। उसे लगा कि ये छोटा शैतान उसके शरीर में गड्ढे का खून डालने वाला है। यह हरामखोर पक्का मुझे मारना चाहता है। इस बार जैकोब को यकीन हो गया कि उसकी मौत पक्की है। वो दवाइयों के मामले में अनपढ़ नहीं था। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जीने के लिए कई पुरानी और नई दवाइयों के बारे में पढ़ा था। उसे पता था कि खून बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके कई साइड इफेक्ट्स होते हैं और ये ऐसे ही मोजे बदलने जैसा नहीं है। और इसे न तो ब्लड टाइप की परवाह थी और न ही ओरिजिन की। ये बस उस गड्ढे की गंदगी को बिना वायरस और बैक्टीरिया की परवाह किए उसके शरीर में पंप करने वाला था। डेकर को जैकोब के विचारों की कोई खबर नहीं थी, और अगर होती भी तो उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सिर्फ नतीजा मायने रखता था। जैकोब जिए या मरे, उससे उसका कोई लेना देना नहीं था। डेकर ने वो चौकोर कंटेनर खोला और अचानक पूरे कमरे में एक बेहद घिनौनी और तेज बदबू फैल गई। जैकोब को उल्टी आने को हो गई। अपनी पिछली जिंदगी में वो एक बादशाह की तरह जिया था। उसे याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने ऐसी सड़ी हुई बदबू कब सूंघी थी। उस बदबू के साथ ही जैकोब के जीने की रही कही उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। वो जानता था कि अगर ये बदबूदार चीज़ उसके शरीर में गई तो उसका बचना नामुमकिन है। दूसरी ओर डेकर को उस बदबू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक छोटी सील बंद शीशी उठाई और उसे कंटेनर के ऊपर उल्टा कर दिया। उसमें से नीला पाउडर जैसा रेत उस गंदे खून में गिरने लगा। एक एक करके उसने ऐसी 12 शीशियां उस कंटेनर में खाली कर दीं। डेकर ने एक लंबी सुई से उस मिश्रण को हिलाना शुरू किया और जैसे ही उसने उसे 10 सेकंड तक हिलाया, उस कंटेनर से लाल धुआं उठने लगा, जैसे कि अंदर का खून खौल रहा हो। हालांकि जैकब उस अनजानी गोली को खाने के बाद भी होश में था, लेकिन शरीर से इतना सारा खून निकल जाने की वजह से उसे गहरी नींद का नशा यानी ड्राउजीनेस चढ़ने लगा था। यहाँ तक कि उसकी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे डूब रही थी। उस कंटेनर में उस लाल मिश्रण को तैयार करने के बाद डेकर ने एक अजीब सी धातु की गेंद उठाई जिसके दोनों तरफ छेद थे। उसने एक पतली ट्यूब ली और उसे गेंद के एक छेद में फिट कर दिया। डेकर ने रहस्यमयी तरीके से उस मेटल बॉल पर अपना अंगूठा घुमाया और अचानक वो गेंद वाइब्रेट करने लगी। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया और उस वाइब्रेटिंग बॉल को भी उसी कंटेनर के अंदर फेंक दिया। बिना एक पल गवाए डेकर ने उस पतली ट्यूब का दूसरा सिरा उठाया जो एक लंबी सुई से जुड़ा था, बिल्कुल वैसी ही सुई जैसी जैकब के दूसरे हाथ में लगी थी। अचानक उस ट्यूब से लाल लिक्विड धीरे धीरे बूंद बूंद करके बहने लगा। ये साफ तौर पर उस कंटेनर का गड्ढे वाला खून था। डेकर ने फुर्ती से उस सुई को जैकब के दाहिने हाथ की गहरी नस यानी डीप वेन में जोर से घूंप दिया। डेकर की आंखों में चमक आ गई जब उसने देखा कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। वो इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा देखने के लिए बेताब था, क्योंकि अगर वो कामयाब हुआ तो बस तीसरा ट्रांसप्लांट बाकी रह जाएगा और उसके बाद वो बिना किसी साइड इफेक्ट के डर से इन तरीकों को खुद पर आजमा सकेगा। जब डेकर दिन में सपने देख रहा था, तभी जैकब, जो बेहोशी की कगार पर था, अचानक झटके से अपनी सुस्ती से बाहर आ गया। उसे महसूस हुआ जैसे उबलता हुआ पानी उसके दाहिने हाथ में पंप किया जा रहा है और उसकी नसों में दौड़ रहा है। जैकब के पास सोचने की ताकत नहीं थी। उसका पूरा ध्यान उस बेइंतहा दर्द पर था जो लग रहा था उसके अंगों और नसों को पिघला देगा। लेकिन इस जलते हुए एहसास के बीच उसे अपने दिल की गहराइयों से कुछ अजीब सी एक्साइटमेंट भी महसूस हो रही थी। मैं कोई मैसोचिस्ट तो नहीं हूँ जिसे दर्द में मज़ा आए, पर मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये ज़रूर उस कचरे की वजह से है जो ये भूरा कमीना मेरे शरीर में पंप कर रहा है। जैकब खौफ और गुस्से से भर गया, लेकिन उसकी पुरानी चेतना ने उसे इस जहन्नुम जैसे दर्द के बावजूद पागल होने से बचा रखा था, और वो अजीब सा एहसास भी उसे दर्द सहने में मदद कर रहा था। हालांकि डेकर ने इस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसका पूरा फोकस जैकब के शरीर पर था। उस अनजाने खून की गर्मी से जैकब की पीली त्वचा अब सुर्ख लाल हो गई थी और उसकी नसें त्वचा के नीचे काली दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे काले पेंट से रंग दिया हो। इस ब्लड चेंजिंग प्रोसेस के बावजूद ये अभी तक होश में? लगता है ब्लड स्टॉर्मिंग बग के एक्सपेरिमेंट के बाद इसने कुछ इम्यूनिटी बना ली है। बहुत बढ़िया, तुम जितना रेजिस्ट करोगे मुझे उतना शानदार रिजल्ट मिलेगा। डेकर इस सब से काफी खुश था। अचानक जैकब के दाहिने हाथ से निकलने वाला खून रुक गया, क्योंकि नीचे रखी बड़ी बाल्टी लगभग क्रिम्सन खून से भर चुकी थी। ओह, इसका असली खून खत्म हो गया, पर यह अभी भी होश में है।
वो पेनलेस पिल जो मैंने दी थी वो भी ऐसा असर नहीं दिखा सकती। इसका मतलब है कि ये पक्का पहले ट्रांसप्लांट का कमाल है। डेकर सोचते हुए जैकब के बाएं हाथ से वो लंबी सुई खींच ली, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका था। अब मुझे बस तब तक इंतजार करना है जब तक कि आधा रिफाइंड खून इसके शरीर में ना चला जाए, और फिर मैं इसके खुद के खून को बचे हुए आधे खून में मिला दूंगा। खून बदलने का कितना अजीब तरीका है। खैर, जब तक ये इसे तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए तैयार करता है सब ठीक है। लेकिन मुझे अभी भी चिंता है कि क्या इस इंसान का शरीर इतना सारा खून झेल पाएगा। सिर्फ इस कंटेनर में 1 गैलन खून है और बाल्टी भी 1 गैलन भर चुकी है। अगर ये फट गया तो मेरा ठिकाना गंदा हो जाएगा। डेकर गहरी सोच में डूबा जैकब को घूर रहा था। जैकब को डेकर के ख्यालों की कोई भनक नहीं थी, क्योंकि वो अजीब सा एहसास अब और भी साफ होता जा रहा था और वो जलता हुआ दर्द कम हो रहा था, जो अच्छी बात थी। फिर भी किसी अजीब वजह से जैकब को लग रहा था कि ये इतना सरल नहीं है। उसे अपने दिल के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, और जैकब बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों में एक कीड़े की लाश पड़ी थी, और वो कोई और नहीं बल्कि वही ब्लड स्टॉर्मिंग बग था जिसने उसके दिल के बीचों बीच छेद किया था। हालांकि किसी अज्ञात कारण से वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग वहीं मर गया था, और कायदे से दिल में मरे हुए कीड़े के साथ जैकब का जिंदा रहना नामुमकिन था। फिर भी वो जिंदा था और उसे कुछ महसूस भी नहीं हो रहा था। इस वक्त वो नया खून उसके दिल में रिस रहा था, या यूं कहें कि उस हाउंड रैट के दिल में जो जैकब के अंदर पहले इम्प्लांट किया गया था। ये नया खून धीरे धीरे उस ब्लड स्टॉर्मिंग बग की लाश को पिघला रहा था, और अजीब बात यह थी कि वो पिघली हुई लाश उस हाउंड रैट के दिल और नए खून द्वारा सोखी जा रही थी। उसका दिल किसी स्पंज की तरह उस कीड़े की लाश और उस उबलते हुए खून को पागलों की तरह सोख रहा था, जो एक तरह से पूरी तरह असंभव था, लेकिन ये हो रहा था। और इतना ही नहीं, जैसे जैसे वो हाउंड रैट का दिल इस खून को सोख रहा था, वो धीरे धीरे अपना आकार यानी रीशेप हो रहा था। हाउंड रैट का दिल इंसानी दिल जैसा बिल्कुल नहीं था, वो बस सबसे करीबी और सस्ता विकल्प था जो डेकर को मिला था। लेकिन अब वो दिल, जो इंसानी दिल से थोड़ा बड़ा और चौड़ा था, सिकुड़ रहा था, और उसका ढांचा ऐसे बदल रहा था जैसे वो एक इंसानी दिल में ढल रहा हो। इसके अलावा वो ब्लड स्टॉर्मिंग बग पूरी तरह से एक अनचाहा तोहफा था, जो अब इस नए बदलते हुए दिल के साथ मर्ज हो रहा था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह कि उसके दिल की दीवार के ठीक अंदर कुछ अजीब सा दिखाई देने लगा। ये बहुत धुंधला था, लेकिन ये काला था। डेकर को जैकब के दिल में हो रहे इस अचानक म्यूटेशन की कोई खबर नहीं थी। अगर उसे पता चलता तो वो शौक से पागल हो जाता और शायद डर के मारे जैकब को तुरंत मार देता, क्योंकि इस तरह का म्यूटेशन तो चौथे ट्रांसप्लांटेशन के बाद होना चाहिए था। जैकब को अपने शरीर के अंदर हो रहे बदलावों की कोई खबर नहीं थी। वो बस किसी मुसीबत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे लगा था कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुसीबत आएगी नहीं। धीरे धीरे दर्द गायब हो गया और उसे बस अपनी नसों में आग जैसा गर्म खून बहता महसूस हो रहा था। आधा घंटा बीत गया और डेकर ने आखिरकार देखा कि जैकब अब पूरी तरह ठीक है। उसकी त्वचा सुर्ख लाल हो गई थी, लेकिन इसके अलावा उसने दर्द या तड़प का कोई संकेत नहीं दिया। वो बस शून्य में घूर रहा था, जैसे उसे आसपास की किसी चीज का होश ही ना हो। डेकर के माथे पर थोड़ी सिलवटें आ गईं। उसे लगा था कि यह प्रक्रिया काफी दर्दनाक हो गई। आखिर उसने उस अनजान खून में जो पाउडर मिलाए थे वे बहुत तेज यानी पोटेंट थे, और उनमें से 2 तो बेहद जहरीले यानी हाईली टॉक्सिक थे। यही एक मुख्य कारण था कि वो दूसरों पर प्रयोग कर रहा था। उस जर्नल को हासिल करने के बाद डेकर को इन ट्रांसप्लांट्स पर शक था, लेकिन जैकब को सही सलामत देखकर उसके शक दूर होने लगे और उनकी जगह उन्माद यानी एक्सटेसी ने ले ली, क्योंकि अगर वो जर्नल असली था तो उसे किसी भी बैकलैश या साइड इफेक्ट का डर नहीं था। बस एक और ट्रांसप्लांट। डेकर की आंखों में एक पागलपन भरा संकल्प चमक उठा। उसने जल्दी से जैकब के असली खून से भरी बाल्टी उठाई और उसे वापस उस खून के कंटेनर में डाल दिया जो अब आधा खाली हो चुका था। जैकब ने जाहिर तौर पर यह देखा, लेकिन वो शांत रहा। वो जानता था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अजीब रूप से दर्द रहित थी, और उसके नज़र में डेकर एक सेडिस्ट था जो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। वो उसे तड़पाएगा। एक पल बाद वो मिला जुला खून उसके हाथ में गया और जैकब को अचानक बेहद सुस्ती यानी एक्सट्रीमली लेथार्जिक महसूस हुआ, और देखते देखते वो बेहोश हो गया। इस बार दर्द की वजह से नहीं, बल्कि उस कंबाइंड ब्लड की वजह से जिसे उसका नया बनता हुआ दिल सोख रहा था। ऐसा लगता है कि असली दर्द तब शुरू हुआ जब मिला जुला खून सिस्टम में गया, लेकिन उस पेनलेस पिल के बावजूद वो इतनी जल्दी बेहोश कैसे हो गया? या कोई और वजह है? डेकर गहरी सोच में पड़ गया।
उसने अपना पतला भूरा हाथ जैकब की छाती पर रखा और कुछ ऑब्जर्व किया। थोड़ी देर बाद उसने हाथ हटाया और बड़बड़ाया, इसकी असामान्य धड़कन के अलावा कुछ भी अजीब नहीं है, तो आखिर हो क्या रहा है? अचानक डेकर ने अपने गले में लटके बैग को खोला और गहराई से एक सलेटी कपड़े में लिपटी चीज निकाली। उसने उसे नाजुकी से खोला और उसके अंदर से एक सफेद किताब यानी वाइट बुक निकली। डेकर ने सहज तौर पर इधर उधर देखा और जब उसे तसल्ली हो गई कि कोई देख नहीं रहा है तो उसने उसे खोला और बड़े ध्यान से एक एक पन्ना बार बार पढ़ने लगा। खून का ट्रांसप्लांट 3 घंटे से ज्यादा चला और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जैकब की आंखें बंद रहीं। डेकर अपनी जगह से नहीं हिला और हर थोड़ी देर में जैकब की हालत चेक करता और उसे एक हरे कवर वाली किताब में नोट करता। वो सफ़ेद किताब अब कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। जब डेकर ने देखा कि खून का कंटेनर पूरी तरह खाली हो चुका है तो उसने जैकब के दाहिने हाथ से वो लंबी सुई निकाल ली। जैकब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पहले की तरह। उसके हड्डियों वाला ढांचा जरा भी नहीं बदला था, बस उसकी त्वचा गुलाबी हो गई थी और कुछ नहीं। इससे डेकर और भी उलझन में यानी पजल में पड़ गया, क्योंकि जैकब के शरीर ने उसके पिछले खून की मात्रा से 2 गुना खून सोख लिया था और ना तो वो ओवरफ्लो हुआ और ना ही वो फटा। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस ट्रांसप्लांट का सटीक नतीजा चाहिए तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। खून बदलना खतरनाक है और मैं अपनी आंखों या अपने तरीके पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता। इसके अलावा वो चीज़ तीसरे ट्रांसप्लांट बोन मैरो फ्यूजन में भी काम आएगी। डेकर की जानवरों जैसी हरी आंखों में चमक आ गई। क्योंकि दूसरा ट्रांसप्लांट जाहिर तौर पर सफल रहा तो मुझे 1 साल इंतज़ार करना होगा, और अगर मुझे वो चीज़ चाहिए तो मुझे खुद जाना होगा, जिसमें 6 महीने से कम नहीं लगेंगे। खैर, मुझे तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए सामान भी चाहिए तो मैं 9 महीने में वापस आऊँगा। इस इंसान के आखिरी ट्रांसप्लांट के लिए तैयार होने के लिए ये काफ़ी वक्त है। डेकर खुद से बड़बड़ाया। वो पलटा और दूसरे ग्लास सेल की तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में बोला, ओए पिगहेड, इसे हरे हीलिंग लिक्विड में डाल दो। पिगहेड की जानवरों जैसी आंखें झटके से खुलीं और उसके आसपास का हल्का नीला लिक्विड नीचे बैठ गया। ग्लास सेल खुला और पिगहेड बाहर आया। उसकी सूअर जैसी आंखें पूरी तरह बेजान थीं। उसका काला सूअर वाला सिर काले फर से ढका था जो उसकी गर्दन और छाती तक फैला था, जबकि उसका धड़ एक हट्टे कट्टे इंसानी मर्द का था। पिगहेड जैकब की तरफ बढ़ा और अपने एक मजबूत ठोस हाथ से उसने जैकब को सीधे उसके सिर से पकड़ के उठाया। उसका बड़ा हाथ जैकब के हड्डियों वाले चेहरे पर पूरी तरह लिपटा हुआ था। बिल्कुल किसी कपड़े की गुड़िया की तरह पिगहेड ने जैकब को उसके ग्लास सेल में डाल दिया और एक हरा बटन दबाया। ग्लास सेल बंद होने लगा और उसमें नीचे से ऊपर तक हल्का नीला लिक्विड भरने लगा। अपना काम करने के बाद पिगहेड किसी कठपुतली की तरह वहीं खड़ा हो गया, जैसे अपने अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। डेकर ने जल्दी से अपनी हरी किताब सीढ़ियों के नीचे खुफिया जगह में रख दी। उसे पिगहेड की बेजान नजरों की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद उसने अपने गले वाले बैग को चेक किया और कुछ तसल्ली करने के बाद उसे बंद कर दिया। उसने पिगहेड की तरफ देखा और कड़ाई से कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम यहाँ पहरा दोगे। उस दरवाजे से मेरे अलावा कोई भी आए उसे तुरंत मार देना। इसके बाद हर 3 दिन में 1 बाल्टी नीला लिक्विड पीना, और अगर इस इंसानी गुलाम ने कोई भी अजीब हरकत की तो इसका लिक्विड बदलकर काला यानी ब्लैक कर देना। डेकर ने पिगहेड को वही निर्देश 2 बार दोहराए, जो बस अपनी जगह पर बुत बना खड़ा रहा। कोई नहीं बता सकता था कि वो जिंदा है या मुर्दा। हालांकि डेकर जानता था कि ये पिगहेड बहुत हद तक जिंदा है और उसे साफ साफ सुन सकता है। इसलिए ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसने कुछ छोड़ा नहीं है, डेकर लकड़ी की सीढ़ियां चढ़ा और अपने लंबे सफर के लिए निकल पड़ा। दरवाज़ा बंद होने के बाद कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। पिगहेड अब जैकब के ग्लास सेल के सामने खड़ा था, जो हरे लिक्विड से भरा था। वो अपनी बेजान सूअर जैसी आंखों से बिना पलक झपकाए उसे घूर रहा था। ठीक इसी पल जैकब, जो बेहोश लग रहा था, उसने अपनी पलकें खोली। उसकी आंबर रंग की आंखों में गजब का सुकून और ठहराव था। आखिरकार मुझे अपने जैसा महसूस हो रहा है। जैकब को होश आए हुए आधा घंटा बीत चुका था, जब खून बदलने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो रही थी। लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली और पत्थर बना रहा, क्योंकि वो डेकर को वो संतुष्टि नहीं देना चाहता था जो उसे चाहिए थी। हालांकि जैकब को नहीं पता था कि कैसे, लेकिन इस बार अपनी गहरी नींद से जागने के बाद वो अपनी धड़कनों को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था और शांत रह सकता था। उसका दिमाग, जो पहले किसी खिचड़ी की तरह उलझा हुआ था, अब एकदम साफ अपैरेंट हो चुका था। जैकब को महसूस हुआ कि वो अपने पुराने शांत स्वभाव में वापस आ गया है। शायद ये नया जवान शरीर था या पुनर्जन्म का झटका, लेकिन अब वो भावुक नहीं हो रहा था और हमेशा अलर्ट था। जैकब ऐसा कभी नहीं था। उसके पास एक सदी का अनुभव था। वो वही चालाक बूढ़ा लोमड़ी था जिसने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 50 साल तक पूरी दुनिया के हथियार साम्राज्य पर राज किया था।
पूरी तरह होश में आने के बाद उसे अचानक मानसिक और शारीरिक रूप से ठंडक महसूस हुई। यही सबसे बड़ी वजह थी कि पिगहेड द्वारा जानवरों की तरह उठाए जाने और डेकर को बेवकूफ़ बनाने के बावजूद वो इतना शांत रह पाया। इस नाटक ने उसे बहुत सारी नई जानकारी दी जो डेकर ने खुद बड़बड़ाते हुए दी थी, क्योंकि उसे लगा था कि जैकब बेहोश है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो जैकब को इतनी आसानी से धोखा दे पाएगा। और तो और जैकब ने पाया कि उसके कान और नाक पहले से भी ज़्यादा तेज पोटेंट हो गए हैं। अब जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वो इस हरे लिक्विड के बावजूद साफ साफ देख सकता था। क्या ये उस रहस्यमयी खून की वजह से है जो उस छोटे कमीने को एक गड्ढे में मिला था? जैकब का ध्यान अपने आप उस खून पर गया। इससे जैकब को तुरंत शीत रक्त प्रजातियों का ख्याल आया। उसे इन प्रजातियों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, क्योंकि उसने एक एंटी इंफ्रारेड तकनीक पर रिसर्च और डिज़ाइन किया था जो ठंडे पानी में भी गर्म और ठंडे खून वाले जीवों को देख सकती थी। खैर, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी मदद ही कर रहा है। मुझे इस रहस्यमयी दुनिया के बारे में अपनी राय बदलनी होगी। यहाँ मैं अपनी पिछली दुनिया का कॉमन सेंस इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ शायद जादू भी है जो मेरी पिछली दुनिया में बस एक मिथक था। जैकब ने शांति से सोचा। फिर उसकी नज़र उस लंबे चौड़े पिगहेड पर पड़ी जो उसके ग्लास सेल से 2 मीटर दूर एक बुत की तरह खड़ा था। वो उसे देखकर अभी भी हैरान था। उस छोटे शैतान ने इसे बनाया कैसे? या ये भी किसी खास प्रजाति का गुलाम है? फिर भी जैकब को डेकर का वो आदेश याद था, अगर उसने कोई हरकत की तो काला लिक्विड इस्तेमाल होगा। लेकिन उसे यकीन था कि डेकर उसे अपना रिजल्ट मिलने से पहले नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शायद वो काला लिक्विड मुझे बेहोश करने वाली दवा जैसा होगा, जैकब ने निष्कर्ष निकाला। पर उसे याद आया कि वो तो वैसे भी हिल नहीं सकता। तभी अचानक जैकब को अपने अंदर कुछ अजीब महसूस हुआ। ये ठीक उसके दिल के अंदर था, और जब उसने उस जगह पर फोकस किया तो उसे लगा कि कुछ थोड़ा सा हिला है। हालांकि ये कोई ठोस चीज़ नहीं थी, ये कुछ वायवीय सा था। जैकब हैरान था और उसने अपने दिल पर और ज़्यादा फोकस किया। उसे महसूस हुआ कि वो चीज़ थोड़ी सी कोशिश से हिल रही है, जैसे वो चाहती हो कि जैकब उसे कंट्रोल करे। आखिर ये है क्या? जैकब ने पूरी जी जान से उस चीज़ को हिलाने पर फोकस किया। वैसे भी इस वक्त उसके पास करने को और कुछ था भी नहीं। 3 दिन बाद जैकब अभी भी पूरी तरह से उस चीज़ को हिलाने में लगा हुआ था। उसे वक्त और थकान की कोई परवाह नहीं थी। उसने ये भी पाया कि ये हरा लिक्विड कमाल का है, क्योंकि उसे सांस लेने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरा, उसे ना तो थकान महसूस होती थी और ना ही सोने की ज़रूरत थी। वो आसानी से एकाग्र हो सकता था। सबसे बड़ी बात, उसे भूख भी नहीं लग रही थी। ये बात जैकब को बहुत चौंकाती है। उसका ये अंदाज़ा सही साबित हो रहा था कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से कहीं ज़्यादा उन्नत है। हालांकि उसे अभी भी जादू वाली थ्योरी पर थोड़ा शक था। खैर, अभी उसका ध्यान उस पर नहीं था, क्योंकि वो पागलों की तरह उस चीज़ को अपने दिल के अंदर हिलाने की कोशिश कर रहा था। 7वां दिन जैकब आखिरकार उस हवा जैसी चीज़ को हिला पाया, लेकिन वो इसे केवल 1 सेंटीमीटर ऊपर ले जा सका था। ये उसके दिल के इलाके से बाहर भी नहीं निकली थी। फिर भी जैकब अपनी प्रोग्रेस से काफ़ी खुश था। 35वां दिन अब जैकब उस एनर्जी को अपनी बाईं छाती के आसपास आज़ादी से घुमा सकता था। उसने ये भी पता लगा लिया था कि ये चीज़ उसके खून के अंदर नहीं थी, बल्कि ये कुछ पारदर्शी सी थी, क्योंकि जब उसने इसे घुमाया तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपने शरीर के अंदरूनी हिस्सों, जैसे कि नसें, हड्डियाँ, मांसपेशियाँ और खून के बहाव को महसूस कर रहा है या देख रहा है। ये उसकी सबसे बड़ी खोज थी, जिसने उसे हैरान और एक्साइटेड दोनों कर दिया था। उसे अचानक लगा कि ये चीज़ सामान्य नहीं है और शायद ये उसकी मौजूदा मुसीबत में उसकी मदद कर सकती है। वो जानता था कि ये सिर्फ उसकी भावना हो सकती है, क्योंकि वो आज़ादी के लिए तड़प रहा था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और उस चीज़ को फिर से कंट्रोल करने लगा। 50वां दिन जैकब की आंखें हमेशा की तरह कसकर बंद थीं और वो गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। आज उसने एक नई खोज की थी। लंबे अभ्यास के बाद वो आखिरकार उस अजीब ऊर्जा को अपने बाएं हाथ की कलाई तक ले आया था। जैकब ने इस चीज़ को एनर्जी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये उसके शरीर के अंदर बिना किसी रुकावट के घूम सकती थी और इसमें अजीबोगरीब गुण थे। लेकिन अपनी हाल की खोजों के बाद उसे अभी भी शक था कि क्या ये एनर्जी सच में बिना किसी रास्ते के घूम रही है या इसके पीछे कोई और गहरा राज है। सिर्फ ये एनर्जी ही उसे उसके शरीर के अंदर का सही एहसास दिला सकती थी। हफ्तों की प्रैक्टिस के बाद जैकब ने महसूस किया कि जहाँ जहाँ से ये एनर्जी गुजरती है, वहाँ का रास्ता जैसे हमेशा के लिए खुल जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर के अंदर ब्लॉक रास्तों को खोल रहा है, या इस एनर्जी के लिए नए रास्ते यानी पाथवेज बना रहा है, जो उसके दिल में पैदा हुई थी। इस वक्त वो एनर्जी धीरे धीरे उसके बाएं हाथ यानी लेफ्ट फोर आर्म से उसकी हथेली की तरफ बढ़ रही थी। अगर वो चाहता तो उसे आसानी से वापस खींच सकता था, उसी रास्ते से जिससे वो आई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जब ये अजीबोगरीब एनर्जी उसकी हथेली या उंगलियों में जाएगी तो क्या होगा। क्या ये बाहर निकलेगी या ये सिर्फ एनर्जी नहीं कुछ और है। जैकब के मन में ऐसे हजारों सवाल थे और उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये
वही खूनी कीड़ा तो नहीं जो कभी उसके दिल में घुसा था। वो पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उस दिन बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। उसने उस कीड़े को बाहर आते नहीं देखा था, और अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वो बाहर आया भी नहीं है। लेकिन वो दिल से चाहता था कि ये वो कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये वो कीड़ा हुआ तो शरीर से बाहर आने के बाद शायद वो उसे कंट्रोल ना कर पाए, या वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो चाहता था कि ये नॉवेल्स की तरह कोई जादुई एनर्जी हो। फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि शायद यही यहाँ से निकलने का उसका इकलौता रास्ता था। नहीं तो डेकर अपना काम पूरा होने के बाद उसे मार ही डालता। 53वां दिन यानी 53 डे। आखिरकार वो एनर्जी जैकोब की हथेली में दाखिल हुई और उसने उसे अपने अंगूठी की तरफ मोड़ दिया। इस पल वो उसकी सही लंबाई नाप पाया। ये केवल 3 इंच लंबी थी और इसकी मोटाई, जैसा कि उसने 2 दिन पहले पता लगाया था, एक बाल के रट जितनी या उससे भी पतली थी। 2 दिन पहले उसे अपने ग्लास सेल के रिफ्लेक्शन में इसकी एक झलक दिखी थी, बस एक पल के लिए। लेकिन जैकोब ने अपनी नसों की तरह एक बहुत पतली लकीर को अपने हाथ की तरफ बढ़ते देखा था। इससे जैकोब को थोड़ी राहत मिली कि ये वो मोटा कीड़ा नहीं है। उसे लगा कि शायद डेकर ने उसे उसके शरीर में नहीं छोड़ा। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये है क्या? क्या ये सचमुच माना या जादुई एनर्जी है? जैकोब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था। उसका बूढ़ा दिल उम्मीद से भर गया। इस वक्त वो एनर्जी धीरे धीरे उसके बाएं हाथ से उसकी हथेली की तरफ बढ़ रही थी। अगर वो चाहता तो उसे आसानी से वापस खींच सकता था, उसी रास्ते से जिससे वो आई थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि जब ये अजीबोगरीब एनर्जी उसकी हथेली या उंगलियों में जाएगी तो क्या होगा। क्या ये बाहर निकलेगी, या ये सिर्फ एनर्जी नहीं कुछ और है? जैकोब के मन में ऐसे हजारों सवाल थे, और उसका सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये वही खूनी कीड़ा तो नहीं जो कभी उसके दिल में घुसा था। वो पक्के तौर पर कुछ नहीं जानता था, क्योंकि उस दिन बेहोश होने के बाद क्या हुआ उसे याद नहीं था। उसने उस कीड़े को बाहर आते नहीं देखा था, और अंदर ही अंदर उसे महसूस हो रहा था कि वो बाहर आया भी नहीं है। लेकिन वो दिल से चाहता था कि ये वो कीड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये वो कीड़ा हुआ तो शरीर से बाहर आने के बाद शायद वो उसे कंट्रोल ना कर पाए, या वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था। वो चाहता था कि ये नॉवेल्स की तरह कोई जादुई एनर्जी हो। फिर भी वो ये रिस्क लेने को तैयार था, क्योंकि शायद यही यहाँ से निकलने का उसका इकलौता रास्ता था। नहीं तो डेकर अपना काम पूरा होने के बाद उसे मार ही डालता। 53वां दिन यानी 53 डे। आखिरकार वो एनर्जी जैकोब की हथेली में दाखिल हुई और उसने उसे अपने अंगूठे की तरफ मोड़ दिया। इस पल वो उसकी सही लंबाई नाप पाया। ये केवल 3 इंच लंबी थी, और इसकी मोटाई, जैसा कि उसने 2 दिन पहले पता लगाया था, एक बाल के लट जितनी या उससे भी पतली थी। 2 दिन पहले उसे अपने ग्लास सेल के रिफ्लेक्शन में इसकी एक झलक दिखी थी, बस एक पल के लिए। लेकिन जैकोब ने अपनी नसों की तरह एक बहुत पतली लकीर को अपने हाथ की तरफ बढ़ते देखा था। इससे जैकोब को थोड़ी राहत मिली कि ये वो मोटा कीड़ा नहीं है। उसे लगा कि शायद डेकर ने उसे उसके शरीर में नहीं छोड़ा। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा हो गया, आखिर ये है क्या? क्या ये सचमुच माना या जादुई एनर्जी है? जैकोब थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन एक्साइटेड भी था। उसका बूढ़ा दिल उम्मीद से भर गया। इस वक्त वो एनर्जी उसके अंगूठे के नाखून के सिरे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन ये उससे आगे नहीं गई। जैकोब ने कितना भी जोर लगाया, वो उस जगह से टस से मस नहीं हुई। ये देखकर जैकोब का दिल बैठ गया। उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जैकोब को पूरी तरह चौंका दिया। उसका अंगूठा अचानक फड़का, यानी ट्विस्ट। जैकोब की पुतलियां फैल गईं और उसे अचानक एक बात का एहसास, यानी रियलाइजेशन हुआ। उसने फिर से अपना हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन हाथ अभी भी हमेशा की तरह जाम था। लेकिन जब उसने अपने अंगूठे पर फोकस किया तो वो उसे आज़ादी से घुमा सकता था। हालांकि पूरी तरह से नहीं, सिर्फ अंगूठे का वही हिस्सा आज़ाद था जो उस एनर्जी की पतली लकीर से ढका हुआ था। लेकिन इतना ही काफ़ी था। जैकोब खुशी के मारे लगभग पागल होने वाला था। जब से वो इस दुनिया में आया था, उसने अपनी पलकों और आंखों के अलावा अपने शरीर पर कभी कंट्रोल महसूस नहीं किया था। कोई रहस्यमयी ताकत उसे जकड़े हुए थी और उसका रिमोट कंट्रोल डेकर के हाथ में था। लेकिन अब अचानक वो बिना किसी रोक टोक के अपना अंगूठा हिला पा रहा था।
ये उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर भी उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी और वो वापस अपने शांत स्वभाव में आ गया। उसने जल्दी से उस एनर्जी को वापस अपनी हथेली के बीच में खींचा और उसे अपनी तर्जनी उंगली की तरफ भेजा। वो पक्का करना चाहता था कि क्या ये एनर्जी सचमुच उस पाबंदी को तोड़ सकती है। जैसे ही एनर्जी अंगूठे से निकली, अंगूठा फिर से पहले की तरह जाम हो गया और जैकोब फिर से बेबस हो गया। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा फोकस अब इंडेक्स फिंगर पर था। थोड़ी देर बाद एनर्जी उसकी उंगली के सिरे तक पहुंच गई और बाहर निकलने से फिर ब्लॉक हो गई। लेकिन जैकोब का ध्यान उस पर नहीं था। जैसे ही उसने उंगली हिलाने की कोशिश की, वो खुशी से झूम उठा जब उसकी उंगली उसके इशारे पर हल्की सी मुड़ गई। तो ये एनर्जी का छोटा सा टुकड़ा सचमुच इन पाबंदियों को बेकार कर सकता है। लेकिन ये बहुत छोटा है और मैं इसे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं बस इसे अपने शरीर में इधर उधर घुमा सकता हूँ। जैकोब उलझन में था। उसे बिल्कुल ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे किसी ने रोशनी की किरण देखी हो, लेकिन उसके और रोशनी के बीच में एक अथाह खाई हो। अचानक जैकोब के बूढ़े दिमाग में एक विचार आया, ये पाबंदी फिजिकल नहीं है तो ये ज़रूर कोई दिमागी या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ होगी, है ना? चूंकि मैं इस एनर्जी से अपने शरीर के अंदर देख सकता हूँ, तो क्या मैं उस जगह को ढूंढ सकता हूँ जहाँ से मुझे कंट्रोल किया जा रहा है? और क्या मैं इस एनर्जी से उस पर हमला कर सकता हूँ? इस वक्त जैकोब की आंखें चमक उठीं और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। ये विचार उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो एनर्जी का टुकड़ा बिजली की रफ्तार से वापस दिल में लौट आया। यही एक वजह थी जिससे जैकोब को यकीन था कि ये कोई कीड़ा नहीं है। वो इसे सिर्फ एक विचार से वापस खींच सकता था और इसकी रफ्तार शरीर के अंदर कल्पना से भी परे थी। इसलिए वो इसे जादुई एनर्जी मान रहा था। खैर, अभी ये उसका मुख्य मुद्दा नहीं था। उसने उस एनर्जी को सीधे अपने सिर की तरफ यानी हेड की तरफ भेजने की कोशिश की, जहां उसे यकीन था कि वो पाबंदी लगी हुई है। लेकिन जैसे ही उस एनर्जी ने उसकी गर्दन से ऊपर जाने की कोशिश की, वो अचानक वहां अटक गई, जैसे कोई मिस्टीरियस बैरियर उसे रोक रहा हो। जैकोब को ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था और वह समझ गया कि कुछ तो बहुत गलत है। जैकब ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, कोशिश करने में क्या जाता है, वैसे भी उसके पास खोने के लिए था ही क्या, वो तो बस एक कांच के सेल में लटका हुआ था। इसीलिए जैकब ने अपनी उस एनर्जी को वापस अपने बाएं हाथ की तरफ भेजा और बाकी उंगलियों के लिए रास्ता यानी पाथ बनाने लगा। डे 65। डेकर को गए हुए 65 दिन बीत चुके थे। उस पिग हेड का एक ही रूटीन था। हर 3 दिन में वो दोनों ग्लास सेल के बीच फर्श पर लगे एक छोटे से मेटल के दरवाजे की तरफ जाता, उसे खोलता, रस्सी वाली बाल्टी से नीला लिक्विड निकालता और उसे गटक जाता। फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आकर जैकब के नंगे शरीर को अपनी बेजान सूअर जैसी आंखों से घूरने लगता। लेकिन जैकब के ग्लास सेल में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। वो हल्का हरा लिक्विड अब और भी फीका होता जा रहा था, जैसे धीरे धीरे उसकी ताकत यानी पोटेंसी खत्म हो रही हो। इसका असर जैकब पर साफ दिख रहा था। उसे अब बहुत नींद आने लगी थी। अपने शरीर के अंदर उस एनर्जी के लिए रास्ता बनाने की रोजाना की प्रैक्टिस के बाद वो गहरी नींद में सो जाता। जैकब ने कुदरती तौर पर इस बदलाव को नोटिस किया और उसके मन में दहशत घर करने लगी। अगर ये लिक्विड पूरी तरह पानी बन गया तो क्या होगा? वो सोचने लगा कि कहीं वो भूख से न मर जाए या कि डूबकर उसकी जान न निकल जाए। भले ही अभी उसे सांस लेने की जरूरत नहीं थी और न ही भूख लगती थी, लेकिन ये लिक्विड किसी दवा की तरह था जिसका असर अब खत्म हो रहा था और इसे रीफिल करने की जरूरत थी। उसने सोचा कि क्या मेरे मरने से पहले वो डेकर वापस आएगा, लेकिन उसे उस पिग हेड से कोई उम्मीद नहीं थी। 2 महीने तक उसे ऑब्जर्व करने के बाद जैकब समझ गया था कि ये पिग हेड एक नंबर का बुद्धू है, एक कठपुतली जिसे अपनी मर्जी का कोई होश नहीं, जो बस आंख बंद करके हुक्म मानता है। फिर भी जैकब बिल्कुल नहीं चाहता था कि डेकर अभी वापस आए, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो अपनी इस एनर्जी वाली थियरी को पक्का ना कर ले। जैकब ने नोटिस किया कि बायां हाथ पूरा करने के बाद दाहिने हाथ में रास्ता बनाने की उसकी रफ्तार काफी तेज हो गई थी और आज उसने उसे भी पूरा कर लिया था। अब वो बिना किसी देरी के अपने धड़ और पैरों पर काम शुरू करने वाला था। डे 134। जैकब और उस पिग हेड को उस कमरे में अकेले छोड़े हुए 4 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और अब वो कमरा अंधेरे में डूब चुका था। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले रोशनी का वो स्रोत जो किसी बल्ब जैसा दिखता था,
अचानक धीमा हो गया और फिर पूरी तरह बुझ गया। पूरा कमरा घुक अंधेरे में समा गया। लेकिन जैकब या उस पिग हेड के लिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैकब अब 10 घंटे से ज्यादा सोने लगा था क्योंकि उस हरे लिक्विड का असर अब बहुत धुंधला हो चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जैकब को अब भी भूख नहीं लग रही थी, न ही डूबने का एहसास हो रहा था। इससे वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा कि जब ये हरा लिक्विड पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा तो शायद मैं मरूंगा नहीं, बल्कि पूरी तरह हाइबरनेशन में चला जाऊंगा। क्योंकि जैकब अक्सर बिना पता चले ही लंबी नींद में चला जाता था, जो पहले तो उसे डराता था, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि ये शायद उस लिक्विड का ही असर है और इसका मतलब मौत नहीं बल्कि कुछ और था। हाइबरनेशन के डर ने जेकब के मन से भूख या डूबने का डर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी जगह एक अनजाने खौफ ने ले ली। अगर वो हाइबरनेशन में चला गया तो वो खुद नहीं जाग पाएगा। इसका मतलब था कि डेकर के वापस आने पर ही उसकी नींद खुलेगी, और जेकब ये बिल्कुल नहीं चाहता था। वो अपनी उस एनर्जी के छोटे से टुकड़े को पूरे शरीर में घुमाने के बहुत करीब था। बस दाहिने पैर का आधा हिस्सा बचा था। वो जानता था कि इसे पूरा करने में 1 हफ्ता और लगेगा। वो अपनी थ्योरी का रिजल्ट देखे बिना चैन से नहीं बैठ सकता था, क्योंकि इस जगह से जिंदा निकलने की यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। भले ही ये उम्मीद उसके वहम पर टिकी हो, पर यही उसे जिंदा रखे हुए थी। हालांकि इस अंधेरे में मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं 13 घंटे सोया हूं, या शायद कम या ज्यादा। इसका मतलब है मेरे पास शायद 30 या 40 दिन और हैं, इससे पहले कि मैं पूरी तरह हाइबरनेशन में चला जाऊं। धत तेरी की, काश वो सुअर का बच्चा इस हरे लिक्विड को रिफिल कर देता। जेकब ने मन ही मन पिग हेड को कोसा और फिर से अपनी मेहनत में जुट गया। डे 148, 2 हफ्ते और बीत गए। जेकब का दाहिना अंगूठा यानी राइट हेलक्स ऊपर नीचे हो रहा था। वो इस पल को लेकर बेहद एक्साइटेड था। यह साफ था कि वो आखिरकार उस रहस्यमयी एनर्जी को अपने पूरे शरीर में घुमाने में कामयाब हो गया था, और अब सिर्फ उसकी गर्दन और सिर बचा था। यही है सच्चाई का पल, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। इस वक्त जेकब का दिल सर पर दौड़ रहा था। एक विचार के साथ वो एनर्जी उसके पैर के अंगूठे से वापस उसके दिल में आ गई। उसने तुरंत उसे गर्दन की तरफ नहीं भेजा। उसने सोचा, क्यों ना गर्दन की तरफ जाने से पहले एक बार पूरे शरीर में एनर्जी घुमा के एक पेंटाग्राम बनाया जाए। बस एक बेवकूफ़ी भरी वजह से, क्योंकि उसने ऐसा एक नॉवल में पढ़ा था। जेकब ने धीरे धीरे एनर्जी को कंट्रोल किया। बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ, फिर बायां पैर। उसे रत्ती भर भी कुछ महसूस नहीं हुआ। जेकब मन ही मन शर्मिंदा हो गया। मुझे उन कहानियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। जेकब अपनी शर्मिंदगी पर ज्यादा देर नहीं रुका। उसने जल्दी से एनर्जी को कंट्रोल किया और धीरे धीरे अपनी नेकलाइन की तरफ भेजा। और जेकब की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस एनर्जी को पिछली बार की तरह कोई रुकावट नहीं मिली। हा 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 हा, तो मेरा तरीका सही था। वो खुशी से झूम उठा और जोर से हंसना चाहता था, जो उसके स्वभाव के खिलाफ था। पर उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। इस छोटी सी कामयाबी का मतलब था कि अभी भी उसके लिए उम्मीद बाकी थी। जेकब ने जल्दी से खुद को शांत किया और एनर्जी को अपने सिर की तरफ रेंगने दिया। उसे लगा था कि इसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि एनर्जी बिना किसी रोक-टोक या नए रास्ते की जरूरत के उसके सिर की तरफ बढ़ गई। उसका उत्साह और बढ़ गया। जब एनर्जी उसकी खोपड़ी के पास पहुंची तो जेकब ने सोचा शायद ये उसके मुंह से बाहर आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उसकी खोपड़ी के पीछे चली गई। जेकब ने अपनी खुशी को दबाया और अपने सिर को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया। वो जानता था कि उस पर लगी पाबंदी शायद यहीं कहीं है। सिर के पीछे कुछ नहीं है। उसे अपनी खोपड़ी के पीछे कुछ नहीं मिला, जहां पाबंदी होने की सबसे ज्यादा उम्मीद थी। जेकब निराश नहीं हुआ। उसने एनर्जी को खोपड़ी के ऊपर भेजा, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। वो थोड़ा पैनिक होने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और एनर्जी को अपने माथे की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया। और इस पल जब एनर्जी ठीक उसकी भ्रुकुटी यानी दोनों आंखों के बीच पहुंची, तो वो अचानक एक बैरियर से टकराई। ये कोई नेचुरल बैरियर नहीं था जैसा जेकब अपने शरीर में महसूस करता था। जेकब की आंखों में एक तेज चमक आ गई। मिल गया तुझे। उसे 100% यकीन था कि उसने आखिरकार उस चीज को ढूंढ लिया है जो उसे रोक रही थी। वो महीनों से इस एनर्जी को कंट्रोल कर रहा था
और वो पहचानता था कि रुकावट कैसी महसूस होती है। ये ना तो बैरियर था, ना ही रास्ता। वहां कुछ ठोस था और उसने महसूस किया कि जब एनर्जी ने उसे छुआ तो वो चीज थोड़ी हिल गई। इसीलिए उसे पूरा यकीन था कि उसने वो चीज ढूंढ ली है जिसकी उसे तलाश थी। पहले तो जेकब ने ठीक उस पिग हेड की दिशा में देखा। इस अंधेरे में वो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जेकब जानता था कि वो वहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सुअर मुझे देख सकता है या नहीं। अगर देख सकता है तो वो डेकर के हुक्म के मुताबिक काला लिक्विड छोड़ देगा, और अगर नहीं तो मैं आज़ादी के इस मौके को नहीं छोड़ूंगा, भले ही नतीजा कुछ भी हो। बिना किसी हिचकिचाहट के जकब ने फिर से एनर्जी को उसी रास्ते पर भेजा। इस बार उसे साफ महसूस हुआ कि उसके माथे के बीच कुछ है और किसी वजह से वो एनर्जी उसे कांपने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अचानक जेकब के दिमाग में एक तीखा दर्द उठा। वो चीखना चाहता था पर चीख नहीं पाया। लेकिन उसकी आंखों में अचानक पागलपन छा गया। उसने और ज्यादा जोर लगाया और अपने माथे में मौजूद उस चीज को झकझोर दिया। अचानक दर्द की वजह से जेकब का मुंह खुल गया और थोड़ा लिक्विड अंदर चला गया। उसने तुरंत मुंह बंद किया। अच्छी खबर यह थी कि उस चीज की पकड़ उसके शरीर पर ढीली हो रही थी। इस बात ने जेकब को और एक्साइटेड कर दिया। दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वो उस चीज को अपनी जगह से हिलाने के लिए पागलों की तरह कोशिश करने लगा। ये दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं था जो उसने ब्लड स्टॉर्मिंग बग के समय सहा था। जेकब जानता था कि ये दर्द उसकी आज़ादी की कीमत है और वो इसे हर हाल में चुकाएगा। वो लगातार उस एनर्जी को अपने माथे की चीज से टकराता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि इस चीज ने अपनी खोपड़ी में किसी परजीवी पौधे की तरह जड़ें जमा ली हैं और उसे इसे उखाड़ना होगा। जैसे जैसे वो अपने सिर के अंदर उस चीज को हिला रहा था, धीरे धीरे उसे अपने हाथ पैरों पर कंट्रोल मिल रहा था। जेकब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपना हाथ हिलाने की कोशिश की। वो जानता था कि सिर्फ एनर्जी उस चीज को उखाड़ने के लिए काफी नहीं है। अब जब उस चीज का पूरा कंट्रोल नहीं था, वो अपने हाथ का इस्तेमाल करना चाहता था। बेहद मुश्किल से आखिरकार उसका दाहिना हाथ हिल गया। जेकब पर जैसे जुनून सवार था। उसे किसी अंजाम की परवाह नहीं थी। उसे बस इस नर्क से आज़ादी चाहिए थी और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। आखिरकार उसका हाथ उसके माथे तक पहुंचा जो अभी भी कांप रहा था। बस अब हार मान ले। जेकब की आंखें पूरी तरह खून से लाल थीं। उसने बिना किसी रहम के अपने अंगूठे और तर्जनी के नाखून अपनी भ्रुकुटी में गाड़ दिए। उसका खून उस लगभग पारदर्शी लिक्विड में घुलने लगा। अचानक जेकब की उंगली के नाखून किसी ठोस चीज से टकराए और उसने उसे बेरहमी से नोच लिया। इस बार जेकब को लगा जैसे उसका पूरा दिमाग हिल गया हो जब वो चीज आखिरकार अपनी जगह से उखड़ गई। लेकिन जेकब एक उन्माद में था और उसने ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। दोनों उंगलियों से उसने अपनी खोपड़ी से निकली उस चीज को जकड़ा और माथे की चमड़ी के एक छोटे से टुकड़े के साथ उसे बाहर खींच लिया। अचानक जेकब को महसूस हुआ कि उसे अपने शरीर पर पूरा कंट्रोल वापस मिल गया है। लेकिन वो इतना थक गया था कि अपनी मुट्ठी में कस के भिजी हुई उस चीज को देखे बिना ही गहरी नींद में चला गया। हरे लिक्विड की वजह से उसके माथे का घाव तुरंत भर गया और वो रहस्यमयी एनर्जी जिसने यह सब मुमकिन किया था, बिना उसके हुक्म के वापस जेकब के दिल में लौट आई। जेकब को इसका पता भी नहीं चला। वो उस क्रिम्सन यानी लाल लिक्विड में गहरी नींद में सो गया। उसकी मुट्ठी अभी भी बंद थी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। जहां तक पिग हेड की बात थी, जैसा कि उम्मीद थी, उसने इस अंधेरे में जेकब की हरकत को नोटिस नहीं किया और बुद्ध बना खड़ा रहा। लेकिन जेकब का घाव भरने के बाद वो हरा लिक्विड पूरी तरह पारदर्शी हो गया था, या यूं कहे कि जेकब के खून की वजह से लाल हो गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि आखिरकार आजाद होने के बाद जेकब अब हाइबरनेशन की स्थिति में जा चुका था। क्या विडंबना है। जेकब के हाइबरनेशन में जाने की 4 महीने बाद अंधेरे और सन्नाटे भरे कमरे में नन्हे कदमों की आहट गूंजी। इसके बाद वो दरवाज़ा जो 8 महीनों से बंद था, एक चरमराहट के साथ खुल गया। तभी एक हैरान और भारी आवाज़ सुनाई दी। उस लाइट पर्ल को क्या हुआ? क्या उसकी एनर्जी खत्म हो गई? अगर जेकब जाग रहा होता तो वो उस आवाज़ को तुरंत पहचान लेता। ये डेकर था जो अपनी लंबी यात्रा से वापस आ गया था। सीढ़ियों से एक सफ़ेद रोशनी ने अचानक उस छोटे कमरे को रोशन कर दिया। पिग हेड जेकब के ग्लास सेल के ठीक सामने बेजान खड़ा था। उसने डेकर पर हमला नहीं किया क्योंकि वो उसका मालिक था। अगर कोई और होता तो दरवाज़ा खुलते ही पिग हेड उसे मार चुका होता। डेकर धीरे धीरे सीढ़ियां उतरा। उसने एक काला केप पहना हुआ था जो पानी से लथपथ था।
जिसका मतलब था कि वो भारी बारिश में सफ़र करके आया है। लेकिन डेकर की हरी जानवर जैसी आंखें अचानक फैल गईं जब उसने देखा कि जेकब का ग्लास सेल क्रिम्सन लाल रंग से भरा हुआ है और जेकब उसमें धुंधला सा दिखाई दे रहा है। उसका दिल बैठ गया और वो गुस्से से चिल्लाया, उसको आखिर हुआ क्या है? क्या मैंने साफ साफ नहीं कहा था कि अगर उसमें कोई भी अजीब बात दिखे तो तुरंत काला लिक्विड छोड़ देना? क्या तू मर गया है, सुअर के कान वाले बेवकूफ? डेकर ने गुस्से में पिगहेड के पैर पर लात मारी, जो उसके साइज से 2 गुना बड़ा था। लेकिन पिगहेड एक मीनार की तरह खड़ा रहा। उसके चेहरे पर दर्द या परेशानी का कोई भाव नहीं था। डेकर जानता था कि वो बस एक पत्थर की दीवार से सिर फोड़ रहा है और वो पिगहेड का मुकाबला नहीं कर सकता, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। ये सब जरूर उस कमबख्त लाइट पर्ल की वजह से हुआ है। शिट, क्या बदकिस्मती है। डेकर ने जल्दी से अपना आपा संभाल लिया। वो जानता था कि पिगहेड बस एक खाली खोल है और वो उससे अपनी मर्जी से कुछ भी समझदारी वाला काम करने की उम्मीद नहीं कर सकता। अचानक डेकर के लंबे कान फड़फड़ाए और उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी छा गई। उसका दिल धड़क रहा है, वो जिंदा है। डेकर तेजी से जेकब के सेल की तरफ बढ़ा और उसने एक कांच से बटन दबा दिया। इसके साथ ही वो लाल लिक्विड नीचे बैठने लगा। डेकर को गहरी राहत मिली जब उसने देखा कि जेकब का चेहरा बिल्कुल ठीक है और वो सामान्य रूप से सांस ले रहा है। क्या ये खून बदलने का कोई साइड इफेक्ट था? वैसे ब्लड लाइन स्कैनिंग स्केल लाने का फैसला बिल्कुल सही था। उसके बिना मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलता। डेकर अपने आप से काफ़ी खुश था और उसने अपने लबादे के नीचे छिपे बड़े बैग की तरफ देखा। पहले वो जेकब की हालत देखकर डर गया था और अपने ऊपर लदे बोझ को भूल गया था। अब जब उसे पता चला कि जेकब ठीक है तो वो रिलैक्स हो गया। उसने देखा कि लाल लिक्विड अभी आधा ही नीचे गया है, इसलिए उसने ब्रॉन्ज बटन के बगल वाला नीला बटन दबाया और उस बड़े बैग को रखने के लिए मेज़ की तरफ बढ़ा। उसकी नज़र जेकब की भींची हुई बाईं मुट्ठी पर नहीं पड़ी, वरना वो अभी बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। दूसरी तरफ जेकब को अभी तक ये नहीं पता था कि डेकर के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो अभी अभी बाल बाल बचा है। उसने 4 महीने बाद अपनी पलकें खोली। पल भर की उलझन के बाद उसे अचानक याद आया कि क्या हुआ था और उसने डेकर की पीठ देखी। वो एक पल के लिए सहर गया, लेकिन तुरंत समझ गया कि क्या हुआ है। मैं हाइबरनेशन में चला गया था। जेकब ने लाल लिक्विड को नीचे जाते देखा और समझ गया कि वो सही था। फिर उसे अचानक याद आया कि हाइबरनेशन में जाने से पहले उसने अपने माथे से क्या खींचा था। उसे अपनी बाईं मुट्ठी में एक छोटा पत्थर जैसा ऑब्जेक्ट महसूस हुआ, ना कि कोई परजीवी कीड़ा जैसा उसने सोचा था। लेकिन उसने बिजली की रफ्तार से काम किया। उसने अपना मुंह खोला, जो कुछ भी उसकी मुट्ठी में था उसे दांतों के बीच दबाया, मुंह बंद किया और बुद्ध की तरह सीधा खड़ा होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जेकब जानता था कि उसके पास बस तब तक का वक्त है जब तक डेकर की पीठ इसकी तरफ है। वो अभी इस बुरे शैतान से भिड़ना नहीं चाहता था, खासकर तब जब वो अभी भी एक कांच की दीवार के पीछे था और वो सुअर जैसा राक्षस उसे घूर रहा था। लेकिन उसकी हरकत पिगहेड ने साफ देख ली और चूंकि डेकर ने उसे कोई नया आदेश नहीं दिया था, वो बटन पैनल की तरफ बढ़ा ताकि वो काला बटन दबा सके, क्योंकि जेकब ने अभी अभी अजीब हरकत की थी। जेकब की किस्मत अच्छी थी कि डेकर ने पिगहेड की हरकत देख ली और वो हैरानी से चिल्लाया, तो ओ कमली दिमाग वाले, तुझे आखिर हुआ क्या है? पहले तूने मेरे कीमती सब्जेक्ट को लगभग मार ही डाला था और अब तू मेरा कीमती रेयर ग्रेड हीलिंग लिक्विड बर्बाद करने जा रहा है। अपने कमबख्त सेल में वापस जा और नीला लिक्विड एक्टिवेट कर, बेकार कचड़े। डेकर ने पिगहेड को कई गालियां दी और अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे अपनी नन्ही टांगों से लात भी मारी। जेकब शांति से डेकर की गालियां सुनता रहा और मन ही मन कुटिलता से हंसा। हाँ, बस उस सुअर के पट्टे को पिंजरे में बंद कर दे, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि तू मेरे सरप्राइज अटैक का सामना कर पाएगा। इस बार जेकब की धड़कनें नहीं बढ़ीं। वो स्थिर रहा जब उसने महसूस किया कि ग्लास सेल में एक नया लिक्विड भरने लगा है। मुझे सिर्फ एक मौका मिलेगा और अगर मैं नाकाम रहा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, बजाय इसके कि मैं फिर से इस भूरे शैतान के हाथ लगूं। जेकब डू और डाई वाली सिचुएशन के लिए तैयार था। चूंकि डेकर उसके जागने का इंतजार करेगा, वो जानता था कि उसके पास एक ठोस रणनीति बनाने का वक्त है। सबसे पहले जेकब का ध्यान अपने मुंह में मौजूद उस चीज़ पर गया। उसने उसे मुंह में रखने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि मुट्ठी में महीनों रहने के बाद भी उस चीज़ ने कुछ नहीं किया। वो पत्थर जैसा ठोस था। उसने उस चीज़ की सतह पर 2 सुइयां महसूस कीं। वो समझ गया कि ये चीज़ शायद हाथों से प्लांट की गई थी। ये कोई जिंदा परजीवी नहीं है। ये शायद सिर्फ दिमाग या उसी जगह पर काम करती थी, इसलिए ये अभी हानि रहित है। जेकब को जल्दी पता चल गया कि ये चीज़ केवल आधा सेंटीमीटर बड़ी है और हीरे जैसी सख्त है। उसके दांतों से भी वो इसे तोड़ नहीं पा रहा था। अगर मैं इसका सही इस्तेमाल करूं तो ये चीज़ कमाल कर सकती है। इस वक्त जेकब का दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। वो कोई आम बूढ़ा नहीं था।
वो हथियारों की दुनिया का टाइकून और बादशाह जेकब स्टीव था, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और खोजों से दुनिया को चौंका दिया था, वरना वो जागने के चंद सेकंड बाद ही इतनी तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाता। डेकर ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और एक नई हरे रंग की पोशाक पहन ली जो किसी रईस की तरह लग रही थी। अपनी 8 महीने की लंबी यात्रा से लाए गए सामान को व्यवस्थित करने के बाद वो आराम से एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने जेकब के एक ग्लास सेल की तरफ देखा जो अब पिग हेड के सेल की तरह हल्के नीले लिक्विड से भरा हुआ था। उसकी आंखों में एक लालची चमक आ गई। क्या मुझे उसके जागने का इंतजार करना चाहिए या उसे ऐसे ही टेस्ट कर लूं? डेकर इसी कश्मकश में था। उसने मेज से एक नीले रंग का लकड़ी का डिब्बा उठाया। उसने धीरे से उसे खोला और अंदर एक काला आयताकार यानी रेक्टेंगुलर डिवाइस था। इसमें एक काली स्क्रीन थी और 3 लाल बटन थे। बटनों के ठीक नीचे एक नन्ही सी सुई थी। डेकर उस डिवाइस को ऐसे सहला रहा था जैसे वो उसकी सबसे कीमती दौलत हो। हालांकि ये ब्लड लाइन स्कैनिंग स्केल रेयर ग्रेड का है, लेकिन इसने मेरी आधी जायदाद खर्च करवा दी। खैर, जब तक ये आखिरी एक्सपेरिमेंट सफल होता है मुझे वो सारा डेटा मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, और एक बार मैं ताकतवर बन गया तो उन घमंडी कमीनों को अपने पैरों तले कुचल दूंगा। डेकर की आंखों में पागलपन भर गया जब उसे कुछ पुरानी कड़वी यादें आईं। वो अब शांत नहीं बैठ सकता था और खड़ा हो गया। आखिर मैं अपने गुलाम का इंतजार क्यों करूं? डेकर बड़बड़ाया और उसने फिर से वो कांच से बटन दबा दिया। नीला लिक्विड फिर से नीचे बैठने लगा। जेकब पूरी तरह जागा हुआ था, लेकिन वो पत्थर बना रहा। उसे महसूस हुआ कि लिक्विड कम हो रहा है और वो फिर से सांस ले सकता है। वो जानता था कि यही उसका इकलौता मौका है, वरना वक्त बीतने के साथ डेकर को शक हो जाएगा। डेकर जेकब के एम्बुश यानी घात लगाने के प्लान से पूरी तरह अनजान था। उसे अपनी सुनने की शक्ति पर बहुत घमंड था। वो आसानी से जेकब की तेज धड़कन सुन सकता था, लेकिन जेकब ने महीनों तक उस एनर्जी को कंट्रोल करके अपनी नसों और धड़कनों पर पूरा काबू पा लिया था। 3 मिनट बाद लिक्विड पूरी तरह खत्म हो गया। डेकर ने सेल के पास जाके कुछ दबाया और कांच का दरवाजा नीचे सरकने लगा। जेकब का नंगा कंकाल जैसा शरीर अब बिल्कुल सामने था। डेकर को अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं लगी। उसने बड़े इत्मीनान से अपना हाथ जेकब का दाहिना हाथ पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन ठीक इसी पल कुछ ऐसा हुआ जो डेकर की जंगली कल्पना से भी परे था। जेकब की पलकें झटके से खुलीं और उसकी बर्फीली एम्बर आंखें दिखाई दीं। उसने बिजली की रफ्तार से डेकर के भूरे हाथ को एक फौलादी पकड़ में जकड़ लिया। अचानक हुए इस हमले से डेकर सन्न रह गया और जेकब को रिएक्ट करने के लिए बस यही एक पल चाहिए था। जेकब के दाहिने हाथ ने कैंची का आकार लिया और पूरी रफ्तार के साथ बिना किसी देरी के उसकी तर्जनी और मध्यमा उंगली यानी इंडेक्स और मिडिल फिंगर डेकर की फटी हुई आंखों में घुसा दी। डेकर किसी सुअर की तरह चीखा और बिलबिलाया जब उसने जेकब की हड्डियों वाली नुकीली उंगलियां अपनी आंखों में महसूस की। लेकिन जेकब अभी रुका नहीं था। उसने डेकर की कलाई छोड़ी, मुट्ठी बनाई और अपने गले से खूंखार आवाज निकालते हुए पूरी नफरत और गुस्से से एक जोरदार मुक्का डेकर की नुकीली ठोड़ी पर जड़ दिया। डेकर को लगा जैसे उसे किसी हथौड़े से मारा गया हो। वो तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था। जेकब ने उसे पूरी तरह धोखे में पकड़ लिया था। अपनी पिछली जिंदगी की बॉक्सिंग और डिफेंस स्किल्स का इस्तेमाल करके उसने डेकर को दबोच लिया, जो बिना अपनी चालों और जादुई चीजों के बस एक कमजोर और छोटा जीव था। फिर भी जमीन पर पड़े बेजान डेकर को देखकर भी जेकब शांत नहीं हुआ। वो जानता था कि वो अभी मरा नहीं है और वो उसे मारना भी नहीं चाहता था। जेकब ने अपना मुंह खोला और अपनी हथेली पर कुछ थूका। आखिरकार वो अपनी मुसीबत की जड़ को देख सकता था। ये एक लाल हीरे के आकार का ऑब्जेक्ट था जिसमें 2 सुइयां और एक छोटा सा काला सिंबल बना था। जेकब नहीं जानता था कि ये क्या है और उसे परवाह भी नहीं थी। उसने अपने पीले और हड्डियों वाले चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ डेकर को देखा। वो डेकर की छाती पर बैठ गया और अपने नंगे नाखूनों से उसने डेकर के माथे के ठीक बीच में खुदाई शुरू कर दी। लाल खून का फव्वारा फूट पड़ा, पर जेकब को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। वो अपने दुश्मनों पर कभी रहम नहीं करता था और डेकर से तो वो सबसे ज्यादा नफरत करता था। पिछली जिंदगी में भी उसने किसी को मारने के बारे में इतना नहीं सोचा था जितना डेकर को। जेकब ने वो डायमंड वाला ऑब्जेक्ट ठीक उसी जगह रखा जहां उसने डेकर की चमड़ी खोदी थी और पूरी ताकत से उसे अंदर दबा दिया। जब उसे लगा कि वो सही जगह पर अटक गया है तो उसे धुंधली सी काली रोशनी दिखाई दी। ओह, तो ये ऐसे एक्टिव होता है, हाँ? जेकब को तसल्ली हो गई, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने डेकर के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। डेकर का शरीर गठीला था और उस पर भी लड़ाई के कई पुराने निशान थे।
जेकब की नज़र डेकर के हाथ में पहने 2 ब्रेसलेट्स पर पड़ी। एक में काला रिबन था और उसमें लाल रूबी लड़ा था, जो बिल्कुल उस डायमंड के जैसा लग रहा था जो उसने अभी डेकर के माथे में लगाया था। ये उस पत्थर का रिमोट कंट्रोल होगा। जेकब ने जल्दी से उसे उतार लिया। उसने देखा कि रूबी के बीच में वो काला निशान था। उसने उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। फिर उसकी नज़र दूसरे ब्रेसलेट पर गई, जिसमें काला बैंड और गहरा नीला रत्न यानी डार्क ब्लू जेमस्टोन था। ये ज़्यादा कीमती लग रहा था और इसके बीच में कुछ छोटे सिंबल्स बने थे। ये उस सुअर के पट्टे का कंट्रोलर होगा। जेकब ने इसे भी उतारकर पहन लिया। आखिर में उसकी नज़र एक काली चेन और पेंडेंट पर पड़ी जो डेकर ने गले में पहन रखा था। पेंडेंट एक पिच ब्लैक सर्कल था जिसमें एक सांप अपनी ही पूंछ खा रहा था। ये इतना सजीव यानी विविड लग रहा था जैसे सचमुच जिंदा हो। और इससे बड़ी बात, उस सांप के घेरे के अंदर कुछ निशान थे जिससे साफ पता चल रहा था कि इस पेंडेंट का एक टुकड़ा गायब है। जेकब को तुरंत लगा कि उसने ये सिंबल पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि कहाँ। खैर, उसने उस चेन और पेंडेंट को भी अपनी जेब में डाल लिया। जब उसे तसल्ली हो गई कि डेकर के पास अब कुछ नहीं बचा है, तो उसने बेहोश डेकर को उठाकर अपने ही ग्लास सेल में डाल दिया और नीला लिक्विड छोड़ दिया। जेकब उसे मारना नहीं चाहता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक उसे वो स्लेव स्टोन नहीं मिल गया था। जेकब के चेहरे पर एक सख्त मुस्कान थी जब उसने ग्लास सेल में कैद बेहोश डेकर को देखा। अब उनकी जगहें बदल चुकी थीं। अब आएगा असली मज़ा। डेकर का बंदोबस्त करने के बाद जैकब को गहरी राहत महसूस हुई। उसकी नसों में दौड़ रहा एड्रेनलिन अब शांत हो रहा था और उसे अचानक थकान महसूस होने लगी। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने एक राक्षस को हरा दिया और पूरी बाजी पलट दी। वो धीरे धीरे उसी लकड़ी की कुर्सी की ओर बढ़ा जिस पर डेकर कुछ पल पहले बैठा था। फिर से अपने पैरों पर चलने का यह एहसास। जैकब ने किसी बूढ़े आदमी की तरह गहरी आह भरी और डेकर की कुर्सी पर पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद कर ली। पुनर्जन्म के बाद पहली बार उसे जिंदा और आज़ाद महसूस हो रहा था। आज़ादी। जैकब की भारी और खुरदुरी आवाज़ इस सन्नाटे में गूंजी। शायद ये उसका बोला गया पहला शब्द था। उसकी हड्डियों वाले शरीर के हिसाब से उसकी आवाज़ काफ़ी दमदार थी और उसका पुराना रौबदार अंदाज इसे और भी प्रभावशाली बना रहा था। उसके पीले चेहरे पर अचानक एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। ये दिल से निकली सच्ची खुशी थी। आखिरकार मैं कह सकता हूँ कि मुझे ज़िंदगी का दूसरा मौका मिल ही गया और मैं इसे जी भर के जीऊँगा, बिल्कुल अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरह। और कौन जाने, शायद इस रहस्यमयी और जादुई दुनिया में मैं कहीं ज़्यादा लंबा जी सकूं। जैकब की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही शख्स है जिसने अभी अभी एक इम्प गॉब्लिन की आंखें फोड़ी हैं और उसे बुरी तरह पीटा है। वो बस एक साधारण नौजवान लग रहा था जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। थोड़ी देर उस पल का आनंद लेने के बाद जैकब ने अपने नंगे शरीर को देखकर एक कड़वी मुस्कान दी। खुशी के मारे वो भूल ही गया था कि वो अभी भी अपने बर्थडे सूट में है। उसने इधर उधर देखा। उस टॉर्चर टेबल और उसके पुराने घर के अलावा सीढ़ियों के नीचे एक छोटी अलमारी और दूसरे कोने में एक शेल्फ थी। इनके अलावा वहाँ सिर्फ डेकर का वो नया बड़ा बैग और उसका पुराना बैग रखा था। जैकब ने बाकी सब नज़रअंदाज किया और सीधा अलमारी की तरफ गया। बिना कपड़ों के उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अलमारी में सिर्फ 3 शेल्फ थे और डेकर के नाप के कपड़े थे जो जैकब को कभी फिट नहीं आते क्योंकि वो डेकर से 2 सिर लंबा था। हार कर उसने 2 काले लबादे उठाए। एक को उसने अपनी कमर पर लपेटा और दूसरे को अपने कंधों पर डाल लिया। अब काफ़ी बेहतर है। अपने शरीर को ढकने के बाद जैकब ने राहत की सांस ली। अब उसका ध्यान उन 2 ब्रेसलेट्स पर गया जो डेकर से उसने छीने थे। उसने पहले गहरे नीले रत्न वाले ब्रेसलेट को देखा। उसे नहीं पता था कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं या इसका मालिक कैसे बनते हैं, क्योंकि डेकर हमेशा बोलकर आदेश देता था। जैकब ने डेकर की नकल करने की कोशिश की और नीले रत्न के पास जाकर बोला, पिगहेड बाहर आओ। उसने उम्मीद से पिगहेड के सेल की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैकब के माथे पर शिकन आ गई। क्या इन रत्नों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए मुझे अपने खून की ज़रूरत है? उसने स्टील ट्रे से एक चाकू जैसा औजार उठाया और अपनी उंगली में चुभोया। उसका खून जैसे ही गहरे नीले रत्न पर गिरा, उसने उसे तुरंत सोख लिया। जैकब की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से लाल रत्न पर भी अपना खून टपकाया और उसने भी खून सोख लिया। हालांकि उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन उन रत्नों के रिएक्शन से वो समझ गया कि उसकी थियरी सही थी। पिगहेड, अपना सिर हिलाओ। इस बार जैकब की भारी आवाज़ में बेइंतहा आत्मविश्वास था। और सचमुच
जैकब का हुक्म सुनते ही पिग हेड ने अपना सिर हिलाया। हाँ, कम से कम उन फैंटेसी किताबों का कुछ तो फायदा हुआ। जैकब इस तरक्की से काफी संतुष्ट था। देखते हैं अब तू मेरी पकड़ से कैसे बचता है, छोटे कमीने। जैकब की आंखों में ठंडी चमक आ गई जब उसने डेकर के सेल की तरफ देखा और फिर नजरें फेर ली। अब उसकी नजर उस डिवाइस पर पड़ी जो डेकर के हाथ में था और जो अब जमीन पर पड़ा था। उसने उसे उठा लिया। ये तो बिल्कुल एक स्मार्टफोन जैसा दिखता है। क्या ये दुनिया मेरी दुनिया जितनी एडवांस्ड है या उससे भी ज्यादा? जैकब के ख्यालों ने एक पल के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसने सिर झटका और मुस्कुराया। मैं अभी बाहर भी नहीं निकला और ऐसे सोच रहा हूं। हाँ, तू हमेशा की तरह लालची है जैकब। जैकब हल्का सा हंसा और डिवाइस के बटन दबाकर उसे चालू करने की कोशिश की। उसने सोचा कि डेकर ने इसे इतनी फैंसी पैकिंग में खरीदा था तो ये जरूर महंगा और जरूरी होगा, लेकिन चाहे उसने कोई भी बटन दबाया हो, कुछ नहीं हुआ। क्या ये खराब है? जैकब बड़बड़ाया। तभी उसकी नज़र बटनों के नीचे मौजूद उस छोटी सी सुई पर पड़ी। जैकब को याद आया कि डेकर उस वक्त उसका हाथ पकड़ने आ रहा था। क्या इसे एक्टिवेट करने के लिए मेरे खून की ज़रूरत है? जैकब हैरान था। उसने अपना अंगूठा उस छोटी सी सुई पर दबाया, जिसने तुरंत उसकी खाल में छेद कर दिया। ये साफ था कि इसे इसी मकसद के लिए बनाया गया था। जैसे ही जैकब का खून सुई में गया, काली स्क्रीन सफ़ेद रोशनी से जगमगा उठी और उस पर कुछ अनजाने लेकिन जाने पहचाने काले अक्षर उभरे। नंबर्स? अरे, मैं ये भाषा पढ़ सकता हूँ? क्या इस शरीर के पिछले मालिक की यादों की वजह से मैं इस दुनिया की भाषा समझ पा रहा हूँ? जैकब में इसका पूरा यकीन था। काली स्क्रीन पर काली उल्टी गिनती शुरू हुई और 9 सेकंड बाद खत्म हो गई। नए शब्द सामने आए जिसने जैकब की दिलचस्पी बढ़ा दी। ब्लड एनालिसिस पूरा हुआ। परिणाम देखने के लिए कृपया बटन दबाएं। ओह, तो क्या ये कोई मापने वाला यंत्र है? जैकब ने जल्दी से पहला बटन दबाया और स्क्रीन बदल गई। प्रजाति इंसान, लिंग पुरुष, आयु 23 वर्ष, ताकत बहुत कमज़ोर। उसने बिना देरी किए दूसरा बटन दबाया क्योंकि उसे अपने हड्डियों वाले शरीर से यही उम्मीद थी, लेकिन जो अब सामने आया उसने उसे चौंका दिया। ब्लड लाइन शुद्ध नहीं, फ्यूजन। ह्यूमन ब्लड लाइन अनकॉमन टीयर 70%, रैट हाउंड रेयर टीयर 5%, अज्ञात ब्लड लाइन 20%। नोट: इस ब्लड लाइन और अधिक जानकारी के लिए कृपया उच्च ग्रेड का डिवाइस खरीदें। अज्ञात ब्लड लाइन 5%। नोट: इस ब्लड लाइन और अधिक जानकारी के लिए कृपया उच्च ग्रेड का डिवाइस खरीदें। मेरे शरीर में 2 अज्ञात ब्लड लाइन्स हैं और ये डिवाइस इतना घटिया है कि उन्हें पहचान नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये रेयर टीयर ब्लड लाइन इस डिवाइस की हद है। लेकिन ये रैट हाउंड क्या बला है? उस छोटे कमीने ने इतने वक्त मेरे शरीर के साथ आखिर किया क्या है? जैकब खुद को रोक नहीं पाया और डेकर को कोसने लगा, लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। उसने कांपते हाथों से तीसरा बटन दबाया। उसे पता भी नहीं था कि अभी तक इस काम के लिए उसकी सांस भी रुकी ही थी और अब तेज भौंकनी चल रही थी। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि